दुकंग हाई के स्टूडेंट्स के लिए यह बस एक और आम दिन है। उबाऊ क्लासेस और थका देने वाले इम्तिहानों का एक और दिन। लेकिन स्कूल के गेट के बाहर कुछ ऐसा होता है जो इस रोज की बोरियत को तोड़ देता है। सड़क पर एक पूरा मिलिट्री का काफिला गुजरता है जिसे देखकर हर कोई मुड़ जाता है। गाड़ियों के ऊपर उनकी ही उम्र के लड़के बैठे हैं जिन्होंने शानदार बेदाग सूट पहने हुए हैं। फुटपाथ से देख रहे आम स्टूडेंट से वो बिल्कुल अलग दुनिया के लगते हैं। यह कोई मामूली सिपाही नहीं है और यह अभी तक पेशेवर एडवेंचरर्स भी नहीं बने हैं। यह देश की सबसे जानी मानी एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, वॉरियर हाई स्कूल। उनकी दुनिया पुरानी दुनिया की राख पर बनी थी जो बिना किसी चेतावनी के हमेशा के लिए बदल गई थी। एक दिन आसमान में पोर्टल्स फट पड़े और उनमें से कहानियों और डरावने सपनों के मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे। किसी और दुनिया की मौत ने उनकी अपनी दुनिया में तबाही ला दी थी। एक दूर के ग्रह पर कयामत आई थी जो एक आखिरी जोरदार धमाके के साथ फट गया। उसके टुकड़े अपने साथ एक अनजान दुनिया का पूरा माहौल लिए स्पेस से होते हुए धरती की तरफ आ रहे थे। इसे एडी हैजन फिनोमिना कहा गया, जिसमें उस मरी हुई दुनिया के हिस्से हमारी दुनिया के साथ जुड़ रहे थे। रातों रात अजीबोगरीब ज़मीनें और नामुमकिन इमारतें उभर आईं, जिन्होंने इस ग्रह का नक्शा ही बदल कर रख दिया। नई ज़मीन के साथ कुदरत के नए खौफनाक कानून भी आए और उन्हें लागू करने के लिए मॉन्स्टर्स भी। इंसानों ने धरती की 17% ज़मीन पर अपना कब्जा खो दिया। इन इलाकों पर जीतना नामुमकिन था और उन्हें डेंजर जोन के नाम से जाना जाने लगा। इन्हीं जोन्स के अंदर, जिन्हें अब डंजन्स कहा जाता है, एक अकेला सिपाही अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। आग की लपटों से एक हॉर्न्ड हॉरर बाहर निकलता है, एक ऐसा शैतान जो इसी नई दुनिया में पैदा हुआ है। उसका एक सींग उसे निचले दर्जे का खतरा बताता है, लेकिन इतना भी एक अकेले इंसान के बस से बाहर है। सिपाही खुद को तैयार करता है, यह जानते हुए कि यही उसका आखिरी मौका है। जैसे ही वो जानवर दहाड़ता है, वो अपनी राइफल खाली कर देता है, लेकिन उसकी खाल के सामने आज के हथियार खिलौनों से ज्यादा कुछ नहीं है। मॉन्स्टर का एक ही घूंसा उसकी राइफल और उसकी उम्मीद दोनों को तबाह कर देता है। इंसानियत उन खौफनाक चीजों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी जो डंजन से बाहर निकली थीं। इस नई दुनिया के जीवों के सामने एक आम ट्रेंड इंसान का कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन जैसे ही एक सिपाही अपनी यकीनी मौत का सामना करता है, उसके अंदर की कोई चीज जवाब देती है। एक अनजानी ताकत उसके जिस्म में दौड़ जाती है और मॉन्स्टर के वार को वहीं रोक देती है। इस नई ताकत के साथ वो सिर्फ जिंदा ही नहीं बचता, बल्कि पलटकर हमला करता है। उसकी जिस्मानी ताकत इंसान की जानी पहचानी हर हद को पार कर जाती है। पूरी दुनिया में इंसानी काबिलियत की जंजीरें टूट रही थीं। वो शैतान का घूंसा पकड़ लेता है और एक ही पल में ताकत का पल्ला पलट जाता है। और फिर एक ही जोरदार वार से वो उस मॉन्स्टर को हमेशा के लिए ढेर कर देता है। इसे अवेकनिंग कहा गया। लेकिन हर इंसान को मिलने वाली ताकत अलग अलग थी। कुछ गिने चुने लोगों ने अपनी जिंदगी इन नई काबिलियतों को निखारने में लगा दी। वो मॉन्स्टर्स की कभी न खत्म होने वाली फौजों के खिलाफ खड़े होकर इंसानियत की ढाल बन गए। उन्होंने सबसे ज्यादा चालाक और ताकतवर शैतानी लीडरों का भी सामना किया। इन हीरो को जो जख्मी तो थे पर झुके नहीं, एक नया नाम मिला, एडवेंचरर्स। और यहीं से उस बड़ी जंग की शुरुआत हुई, डंजन्स के दौर का आगाज हुआ। मारे गए दुश्मनों के ढेरों पर जीत के साथ खड़े पहले एडवेंचरर्स एक मिसाल बन गए। उनकी कामयाबी के बाद अगली पीढ़ी को ट्रेन करने के लिए संगठन बनाए गए। कोरिया में इनमें से सबसे महान संगठन ने जन्म लिया। पिछले 25 सालों से दुनिया भर में मशहूर वॉरियर हाई स्कूल दुनिया के सबसे बेहतरीन एडवेंचरर्स तैयार कर रहा है। वॉरियर हाई के इन खास स्टूडेंट्स के लिए असली डंजन्स में जाना भी स्कूल के टेस्ट जैसा ही है। स्कूल को पूरा यकीन है क्योंकि उसके स्टूडेंट्स की बात ही कुछ और है। अचानक देखने वालों की भीड़ में मचे हंगामे की वजह से उनका ध्यान उस तरफ जाता है। एक अकेला लड़का पूरी भीड़ को अपने जादू में बांधे हुए है। यह है दियाओ चोई, एक मशहूर एडवेंचरर और एक एल्फ का बेटा जिसे दुनिया से परे की खूबसूरती मिली है। उसे एक जीनियस माना जाता है और उम्मीद है कि वो 5 साल के अंदर एडवेंचरर्स के टॉप रैंक तक पहुंच जाएगा। सिर्फ 17 साल की उम्र में वो पहले ही 14 डंजन मिशन पूरे करके लौट चुका है। यूं जारियोंग इस तमाशे को देखकर मजाक उड़ाता है। इस तरह की दीवानगी उसे जरा भी पसंद नहीं। उसका दोस्त उसे उसकी अपनी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है कि जब उनकी क्रश कराओके जा रही है, जारियोंग को काम पर जाना है। काम का नाम सुनते ही उसका चेहरा उतर जाता है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। जहां एक दोस्त उसे बहलाने की कोशिश करता है, वहीं दूसरा जानता है कि उसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। वह समझता है कि जारियोंग एक ऐसा बोझ उठाए हुए हैं जिसे वो देख नहीं सकते, क्योंकि जारियोंग जो एक पैसा कमाता है वो उसके बीमार बाप की देखभाल में चला जाता है। जैसे इसी पल का इंतजार था, हॉस्पिटल के बाकी बिल का रिमाइंडर आता है और उसके साथ ही एक बुलावा। उसके चीफ का फोन आ रहा है, अब काम पर जाने का वक्त हो गया है। सड़क के उस पार दियाओ चोई अपने चाहने वालों को हाथ हिलाता है जैसे कोई शहजादा अपने महल में हो। लेकिन उसकी तेज एल्फ आंखों को कुछ अजीब नजर आता है। उसे जारियोंग दिखाई देता है, एक अकेला इंसान जो भारी बोझ उठाए भीड़ से दूर जा रहा है। वो इस एहसास को समझ नहीं पाता, लेकिन उस लड़के में कुछ तो अलग है। हालांकि वो इस ख्याल को झटक देता है,
पर उस अकेले स्टूडेंट की तस्वीर उसके जहन में रह जाती है। जारियोंग आगे बढ़ता रहता है, उस काम के बारे में सोचकर डरते हुए जो उसका इंतजार कर रहा है। उसका काम उसे ऐसी जगहों पर ले जाता है जिन्हें दूसरे छोड़ चुके हैं, एक वीरान सबवे का रास्ता जो आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। अंधेरे में उसका एम्प्लॉयर इंतजार कर रहा है। उसका ब्रोकर इन जेवान उसे आज के क्लाइंट से मिलवाता है, लेकिन उसे देखते ही क्लाइंट गुस्से से भड़क जाता है। उसे लगा था कि वो उनके सबसे अच्छे वर्कर को काम पर रख रहा है, किसी हाई स्कूल के बच्चे को नहीं। उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो ये बात ब्रोकर को बताने से नहीं डरता। आखिरकार उसका गुस्सा जारियों पर उतरता है और वो हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा करता है। वो अपनी बात साफ करने के लिए अपने गुंडे को बुलाता है। जारियों खामोशी से उस बॉडीगार्ड को ऊपर से नीचे तक देखता है, एक ऐसा आदमी जिससे एडवेंचरर वाली वाइब आती है। फिर वो नफरत भरी मुस्कान के साथ अपनी गलती सुधारता है, वो आदमी एक एडवेंचरर था। पुराना सिल्वर रैंक एडवेंचरर ली पेलग्यू तय करता है कि अब बातें बहुत हो चुकी। ब्रोकर जानता है कि क्या होने वाला है और जारियों को अपनी जान की भीख मांगने की सलाह देता है। जारियों घबराने का नाटक करते हुए एक तमाशा खड़ा करता है, लेकिन उसकी बातों में जरा भी गर्मी नहीं है और तभी एक खौफनाक ओरा उसकी असलियत जाहिर कर देता है। एक डंजन स्मगलर जिसने 371 बार गैरकानूनी तरीके से डंजन पार किए हैं। एडवेंचरर्स की दुनिया का एक स्याह पहलू है डंजन स्मगलिंग। नाम कमाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के बाद वो मारे गए जानवरों से बेशकीमती खजाने हासिल करते हैं। लेकिन एक डंजन छोड़ने से पहले हर एक चीज को जांच के लिए जमा कराना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई डंजन आर्टिफैक्ट्स में दुनिया को बदल देने वाली खतरनाक ताकत होती है। अगर इन्हें बिना जांच के छोड़ दिया जाए तो ये गलत हाथों में पड़ सकते हैं, जिसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। एडवेंचरर्स एसोसिएशन हर आइटम को रजिस्टर करती है और फिर उस पर कमरतोड़ टैक्स लगाती है। इसी सिस्टम ने उन लोगों के लिए एक मौका बना दिया जो अंधेरों में काम करते हैं। स्मगलर्स एडवेंचरर्स को एक लालच भरा ऑफर देते हैं, टैक्स से बचने और लूट का माल अपनी जेब में डालने का एक रास्ता। अगर ये मुजरिम पकड़े नहीं गए तो समाज को बिना रोकटोक वाले जादुई आइटम्स के खतरे का सामना करना पड़ेगा। ब्रोकर जैसे लोग इस मुजरिमों के नेटवर्क के बीचों बीच हैं। जैसे ही डील बिगड़ने लगती है, ब्रोकर बढ़ते तनाव से बेफिक्र होकर आराम से एक सिगरेट जलाता है। उसका घबराया हुआ क्लाइंट पूछता है कि क्या वो सच में इस लड़ाई को होने देगा। क्लाइंट का बॉडीगार्ड पिलगू ब्रोकर के किराए के गुंडे जारियों के सामने आ जाता है। क्लाइंट भड़क जाता है और ब्रोकर को चेतावनी देता है कि उसका आदमी बहुत गुस्सैल है। वो बताता है कि पिलगू सिर्फ एक एडवेंचरर नहीं था, उसे अपने ही साथियों पर बेरहमी से हमला करने के लिए निकाल दिया गया था। जारियो मुस्कुराता है, ये सोचकर कि एक मुजरिम दूसरे मुजरिम को जज कर रहा है। पिलगू नफरत से कहता है कि उसका पुराना साथी बस एक कचरा था जिसे उसे ठिकाने लगाना था। ये बेदर्द बात हवा में गूंजती रह जाती है। तभी जारियो के चेहरे पर झूठी हमदर्दी के भाव आ जाते हैं। वो पिलगू को ताना मारता है, कहता है कि उसने अपना लाइसेंस इसलिए खोया क्योंकि वो जानता था कि असली कचरा तो वो खुद है। यह बेइज्जती अपना काम कर जाती है और पिलगू का मुक्का हवा में लहराता है। मैना से भरा हुआ वो घूंसा सीधा जारियो के चेहरे पर जाकर लगता है, लेकिन जारियो बड़ी आसानी से उस मुक्के को पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता है। अपना हमला नाकाम होते देख पिलगू का गुस्सा उबलने लगता है। वो दहाड़ता है, लेकिन उसका मुक्का अब भी लोहे जैसी मजबूत पकड़ में फंसा हुआ है। एक टेढ़ी मुस्कान के साथ जारियो ये एहसान चुकाने का फैसला करता है। वो इसे एक हल्की किक कहता है, लेकिन उस किक की जबरदस्त ताकत से पिलगू का सिर पीछे की ओर झटक जाता है। ब्रोकर धुएं का एक बादल छोड़ता है, मानो उसकी बात साबित हो गई हो। उसने अपने क्लाइंट से वादा किया था कि वो अपने सबसे माहिर आदमी को लाएगा। जारियो जमीन पर उतरता है और अपने दुश्मन की कमजोरी से मायूस नजर आता है। पिलगू लड़खड़ाकर पीछे हटता है, उसका हौसला पूरी तरह टूट चुका है। ये रफ्तार, ये ताकत, इस लड़के के रिफ्लेक्सेस एक प्रोफेशनल एडवेंचरर के बराबर हैं। किनारे से ब्रोकर लड़ाई का रुख बदलते हुए देखता है, लेकिन पिलगू हार मानने से इनकार कर देता है और अपनी मैना जमा करना शुरू कर देता है। वो अपनी शर्ट फाड़कर खोल देता है, जिससे एक फ्रंटलाइन एडवेंचरर, एक टैंक का जिस्म सामने आता है। वो जारियो को घूरता है और कसम खाता है कि उस पर कोई घटिया चाल काम नहीं करेगी। एक दहाड़ के साथ वो अपनी असली ताकत दिखाता है। अवेकनिंग इवेंट के बाद इंसानों में सुपर ह्यूमन काबिलियतें जागने लगी थीं। जागे हुए लोगों ने अपनी खास बनावट के हिसाब से अलग अलग छिपी हुई काबिलियतें विकसित की। इसी वजह से एडवेंचरर्स ने अलग अलग रोल्स में महारत हासिल की, जिनमें से एक सबसे अहम रोल टैंक का था। पिलगू अपने स्किल्स बल्क अप, आयरन स्किन और जायंट स्ट्रेंथ एक्टिवेट करता है और उसका जिस्म ताकत से फूलने लगता है। एक टैंक का सबसे जरूरी काम अपनी टीम के लिए एक जीती जागती ढाल बनना होता है। वो टीम की अगली सफ होते हैं, जिन्हें राक्षसों का सामना करने और आने वाले सारे हमलों को रोकने के लिए बनाया जाता है। उनके सख्त जिस्म पर गोलियों का भी आसानी से कोई असर नहीं होता और सबसे ऊंचे लेवल पर टॉप टियर टैंक्स पूरी मिलिट्री बमबारी को भी झेल सकते हैं। असल में वो एक चलती फिरती हिफाजती दीवार होते हैं। अब जारियो एक असली एडवेंचरर की पूरी बेलगाम ताकत का सामना कर रहा है।
पिल्गू का जिस्म ताकत का एक सख्त पहाड़ बन जाता है जो अपने दुश्मन को बौना बना देता है। ताकत से भरा वो टैंक हमला करता है और उसके हर कदम से जमीन टूट रही है। उसके हमले की जबरदस्त ताकत जारियों को पीछे धकेल देती है। ब्रोकर बड़ी आसानी से हवा में उड़ते हुए चीखते क्लाइंट्स को झपट लेता है। वो उस डरे हुए आदमी को उसके कॉलर से पकड़कर लटका देता है। ये नजारा देखते हुए ब्रोकर पिल्गू के पावर अप को छिछोरों वाली हरकत कहकर नजरअंदाज कर देता है। उसे तो अपने वेयरहाउस को हुए नुकसान की ज्यादा फिक्र है। जैसे ही पिल्गू उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है, जारियो लड़ने के पोजीशन में आ जाता है। आने वाली टक्कर के लिए तैयार होते हुए उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो हमले से कतराकर निकल जाता है और पिल्गू का मुक्का कंक्रीट की दीवार में जा धंसता है। दीवार में अपनी बाह फंसाए हुए टैंक भागने के लिए जारियो पर ताना कसता है। वो उस लड़के का मजाक उड़ाता है, पूछता है कि वो अब और घटिया चालें क्यों नहीं चल रहा। लेकिन जारियो बेवकूफ नहीं है, उसका ऐसे खुले जाल में फंसने का कोई इरादा नहीं है। ब्रोकर को भी मानना पड़ता है, पिल्गू की ताकत कोई मजाक नहीं है, उसकी जिस्मानी ताकत अब एक ट्रक के बराबर है। एक भी सीधा वार जारियो की हड्डियों को चकनाचूर कर देगा। इस तोड़फोड़ से तंग आकर वो जारियो पर चिल्लाता है कि इसे खत्म करे। तनख्वाह कटने की धमकी ही जारियो के लिए काफी है। पिल्गू डींगे हाँकता है कि घटिया चालें एक प्रो के डिफेंस को नहीं तोड़ सकती। जारियो बस मुस्कुरा देता है। वो नीचे झुककर मलबे से एक लोहे का पाइप उठा लेता है। अब हथियार के साथ वो उस बड़े से टैंक का सामना करता है। वो पाइप को गहरी सोच में डूबी नजरों से देखता है, मानो उसकी ताकत तोल रहा हो। जैसे ही पिल्गू फिर से हमला करता है, जारियो तय कर लेता है कि ये काफी होगा। यह एक आम गलतफहमी है कि अपनी बेहिसाब मजबूती की वजह से टैंक्स को हराया नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही जारियो अपना हथियार उठाता है, ब्रोकर समझ जाता है कि लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है। क्योंकि हर टैंक का, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों न हो, एक कुदरती दुश्मन होता है। जारियो उस हमले का जवाब पाइप को बिजली की तेजी से घुमा कर देता है। एक टैंक की कमजोरी कोई भी ऐसा दुश्मन होता है जो बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाली ताकत को एक ही सटीक जगह पर लगा सके। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक उठती हैं जब वो अपनी सारी ताकत उस वार में झोंक देता है। मिसाल के तौर पर एक बहुत माहिर डैमेज डीलर किसी भी डिफेंस को तोड़ सकता है। वो अपना हमला करता है और नीली एनर्जी का एक तबाहकुन गोला आगे बढ़ते हुए टैंक को निगल लेता है। एक जगह पर किया गया वो हमला पिल्गू के डिफेंस को चकनाचूर कर देता है और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ता है। जारियोंग अपने गिरे हुए दुश्मन पर खड़ा है, जो एक सीधी सी सच्चाई का सबूत है, सबसे मजबूत ढाल भी तोड़ी जा सकती है। अधमरी हालत में बुरी तरह पिटा हुआ टैंक पूछता है कि उसने इस तरह वार करना कहां से सीखा। जारियोंग कूल बनने की कोशिश करता है और कुछ भी मानने से इनकार कर देता है, लेकिन यादों की एक झलक कुछ और ही कहानी बयां करती है, क्योंकि उसका हर वार उस शख्स की याद दिलाता है जिसने उसे सब कुछ सिखाया था, उसका बा। जब जारियोंग एक लड़का था तो वो अपने पिता को दुनिया का सबसे महान एडवेंचरर मानता था। वो छिपकर अपने पिता की ट्रेनिंग देखता था, जो उसके लिए एक जीता जागता हीरो थे। लेकिन ये इज्जत बस परिवार का फर्ज निभाने के लिए नहीं थी। उस आदमी का नाम था यूसियोंग, एक सच्चा फसाना। उसका ये सफर खौफनाक दुश्मनों के खिलाफ लड़ी गई बेरहम और जानलेवा लड़ाइयों में बना था। वो फर्स्ट जनरेशन में से एक था। वो पहले लोग जो अनजान और डरावने जीवों की लाशों पर खड़े थे। लेकिन जिन लोगों ने उस दौर को जिया था, उनके लिए वो किसी जहन्नुम से कम नहीं था। शोहरत की तरफ जाने वाला रास्ता उनके अपने साथियों की लाशों से बना था। उनका सबसे बड़ा दुश्मन था जानकारी की जबरदस्त कमी। वो अंधेरे में इस बात से अनजान आगे बढ़ते थे कि किस तरह के मॉन्स्टर्स उनका इंतजार कर रहे थे। वो जीव जिन्हें आज निचले दर्जे का खतरा माना जाता है, एक जमाने में वो ऐसी आफतें थीं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उनकी ताकत के बारे में कुछ भी पता ना होने की वजह से एक अचानक हमला मौत की सजा जैसा था। अनजाने जहर कवच और जिस्म दोनों को एक साथ पिघला देते थे, एक ऐसी तकलीफ जिसका कोई इलाज नहीं था। स्किल्स के आने से पहले के जमाने में वो बस अपनी हिम्मत और तेज धार वाले फौलाद के दम पर लड़ते थे, यहाँ तक कि उनके सबसे मजबूत हथियार भी मॉन्स्टर्स की गला देने वाली ताकत के आगे पिघल जाते थे। ऐसे नाउम्मीद हालातों के बावजूद यूसियोंग सीधा लड़ाई के बीच में कूद पड़ता था। सिर्फ जिंदा रहने के लिए उन्हें खुद को किसी भी इंसानी हद से कहीं आगे धकेलना पड़ता था। गलतियां कर करके और उनसे सीखकर उन्होंने लड़ना सीखा और मौत को बाल बाल चकमा दिया। इन पहले लोगों ने आने वाली पीढ़ियों को बचाने वाली जानकारी हासिल करने के लिए अपनी हर चीज दांव पर लगा दी। उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। उन्होंने एक एक करके हर जानवर को हराकर उस अंधेरे पर जीत हासिल की। सियोंग जैसे जो लोग बच गए थे, उन्होंने अपनी मेहनत से कमाए तजुर्बे को एक विरासत के तौर पर आगे बढ़ाया। इन्हीं जीतों के जरिए यूसियोंग ने एक ऐसा किताब हासिल किया जो इतिहास में गूंजने वाला था, ड्रैगन स्लेयर। वो इतिहास का पहला इंसान था जिसने कभी किसी ड्रैगन का शिकार किया था। उसकी शोहरत बढ़ती गई और वो एशिया का टॉप रैंक वाला एडवेंचरर और घर घर में जाना पहचाना नाम बन गया। अपने बेटे के लिए जो उसे ट्रेनिंग करते हुए देखता था, वो एक देवता था। उसके हथियार के हर वार में जैसे जमीन हिला देने वाली ताकत होती थी।
लेकिन जिस दिन उसके बेटे ने उसे खून की उल्टी करते हुए देखा, उस देवता का गिरना शुरू हो गया। वो कभी ना हारने वाला हीरो लड़खड़ाया और उसके होंठ खून से सन गए। जैसे ही वो बड़ा सा जिस्म नीचे गिरा, वो छोटा लड़का बस उसकी तरफ दौड़ सका। उसका पिता ड्रैगन स्लेयर किसी मॉन्स्टर की वजह से नहीं, बल्कि एक जहर की वजह से घुटनों पर आ गया था। जब उसने अपने हीरो को सांस के लिए तड़पते देखा तो उसकी पूरी दुनिया ही बिखर गई। सालों पहले एक डंजन रैट से लगा एक जानलेवा जहर आखिरकार अपना असर दिखाने लगा था। हमेशा की तरह सियोंग ने उससे लड़ने की कोशिश की और अपने डरे हुए बेटे को दिलासा दिया, लेकिन 10 साल तक अपने जिस्म से ज्यादा काम लेने के बाद उसकी बेमिसाल ताकत ने आखिरकार जवाब दे दिया। जहर ने उसके पूरे जिस्म को तबाह कर दिया और उसका जिस्म आखिरी कभी ना खत्म होने वाले दर्द में चीख रहा था। उसकी जिंदगी के सबसे कमजोर पल में वो साथी मिलने आए जिन पर उसके पिता ने अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया था। उन्होंने उसकी सारी दौलत और जिंदगी भर की कमाई छीन ली और उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा। वह सालों तक तड़पता रहा, उसकी नसों में दौड़ता जहर बस उसकी यादों के जहर से ही मेल खाता था। सालों बाद जब दुनिया ड्रैगन स्लेयर को भूल चुकी थी, जारियोंग स्कूल से घर आया। उसका पिता अब कोई हीरो नहीं था, बस एक आदमी था जो खाली नजरों से खिड़की के बाहर देख रहा था। सब कुछ लुट चुका था, एक लाइलाज जहर से टूट चुका था, वो अफसाना अब खत्म हो चुका था। वही याद अब उसे ताकत देती है जब वो एक और भूले बिसरे एडवेंचरर के ऊपर खड़ा है। उसके पिता की जिंदगी ने उसे जो सबक सिखाए वो बेरहम थे, लेकिन सच्चे थे। वह उस हारे हुए आदमी की तरफ अपनी पीठ कर लेता है, जैसे वो लड़ाई को भूल ही गया हो। ब्रोकर बड़ी लापरवाही से कहता है कि ये लड़ाई कितनी आसानी से खत्म हो गई। लेकिन क्लाइंट हैरान है, उसका ताकतवर बॉडीगार्ड एक नौजवान लड़के के हाथों कुचला गया। ब्रोकर कहता है कि वो आदमी शुरू से ही कोई अच्छा एडवेंचरर नहीं था। जारियोंग बताता है कि अपने ही साथियों को हराने की डींगे मारना कमजोरी की एक साफ निशानी है। एक अच्छा एडवेंचरर सिर्फ 2 वजहों से रिटायर होता है, या तो उनका जिस्म इस हद तक टूट जाता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर वो किसी मुहिम के दौरान मारे जाते हैं। वह बेरुखी से क्लाइंट को सलाह देता है कि वो अपने गार्ड्स को निकाल दे और कहता है कि वो मामूली मजदूरी के लायक भी नहीं है। ताकतवर होने का दिखावा तो कोई भी कर सकता है। ब्रोकर का दोस्ताना अंदाज लौट आता है, लेकिन इस बार उसमें एक तीखापन है जब वो ऐलान करता है कि फीस अब दोगुनी हो गई है। क्लाइंट इस तरह खुलेआम दाम बढ़ाए जाने पर गुस्से से भड़क उठता है, लेकिन ब्रोकर की मुस्कान खौफनाक हो जाती है जब वो उसे याद दिलाता है कि ये मुसीबत किसने शुरू की थी। उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है, एक खामोश वादा कि वो मुफ्त में काम नहीं करते। वह डरा हुआ आदमी बस हकलाते हुए हाँ बोल पाता है। काम तय हो जाने के बाद ब्रोकर आखिरकार जारियों को मिशन के बारे में बताने के लिए बैठ जाता है। वो जारियों को आवाज देता है जो उस छोटी मोटी झड़प के बाद पानी पी रहा है। जैसे ही इंपीरियल वास्प शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, जारियों के मुंह से पानी का फव्वारा छूट जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो पूछता है कि क्या उन्हें उसी से लड़ना है। इंपीरियल वास्प एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके खतरे को सिर्फ कोरिया में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। इसके घोंसले ने योइडो के पूरे जिले को कोरिया के डीमन रेल में बदल दिया है, एक ऐसा इलाका जहां खतरे का लेवल सबसे ज्यादा है। ब्रोकर इस बात को सही बताता है कि एक स्मगलर लेवल के एडवेंचरर के लिए उससे भिड़ना नामुमकिन है। लेकिन उसका लहजा बदल जाता है जब वो पूछता है कि एक वाइट रैंक का एडवेंचरर क्या कर सकता है। वो बताता है कि उनके क्लाइंट के मुताबिक डीमन रेल में अभी कल ही एक बहुत बड़ी खुफिया रेड हुई थी। इसमें सरकार की पूरी फौज के साथ साथ व्हाइट रैंक एडवेंचरर्स का एक खास हमलावर दस्ता भी शामिल था। जारियोंग हैरानी से वो नंबर दोहराता है, 7। ब्रोकर इस बात को सही बताता है कि वो असल में कोरिया की ऑल स्टार टीम थी। ताकत का ऐसा जमावड़ा जिसके बारे में मीडिया सिर्फ सपने ही देख सकती थी। हालांकि रेड घोंसले को पूरी तरह तबाह करने में नाकाम रही, पर उन्होंने रानी मक्खी का शिकार कर लिया। लेकिन उन 7 हीरो में से एक ने रानी की रॉयल जेली चुरा ली है और उसे बाहर स्मगल करवाना चाहता है। ब्रोकर समझाता है कि रॉयल जेली एक ताकत देने वाली चीज है जो एक नई पैदा हुई रानी को खिलाई जाती है। जारियोंग उस पर जोर डालता है, एक व्हाइट रैंक का एडवेंचरर महज एक सप्लीमेंट के लिए किसी स्मगलर को काम पर क्यों रखेगा। ब्रोकर एक पल रुकता है और उसकी सिगरेट का धुआं एक अफसानवी, लगभग किसी कहानी जैसे राज के चारों ओर घूमता है। अगर कोई इंसान इसे खा ले तो वो मौत के मुंह से वापस आ सकता है। सरकार का दावा है कि डंजन के सारे रास्ते सख्ती से संभाले जाते हैं, मगर यह एक झूठ है। शहर के अंधेरों में ब्रोकर जैसे लोग काम करते हैं जो पाबंदी वाले दरवाजे खोलते हैं। वो एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने खड़ा है जो पुराने चमकते हुए रूम से बंद है। उसकी ताकत ताले में समा रही है। एक तेज नीली रोशनी की चमक के साथ रूम्स टूटकर बिखर जाते हैं। रास्ता अब खुल चुका है। जारियोंग जो अब पूरे डंजन गियर में है, उसे एक सीधी सी हिदायत मिलती है, ध्यान रखना कि मर मत जाना। धुएं का एक बादल जारियों को उसके ख्यालों से बाहर निकालता है। ब्रोकर जानता है कि उसका ध्यान अपने मकसद पर है और उस अफसाने पर जो इसे ऐसी दवा बताता है जो मरे हुए को भी वापस ला सकती है।
ब्रोकर ऐसी कहानियों पर हंसता है और उन्हें बस एक ख्याली पुलाव कहकर खारिज कर देता है। जैसे ही जारियोंग दरवाजे पर अपना हाथ रखता है, वो चुपचाप यह बात मान लेता है, भले ही रॉयल जेली एक बेमिसाल दवा हो, ये उसके वालिद की लाइलाज हालत को कभी ठीक नहीं कर सकती। वो दरवाजों को धकेल कर खोलता है और एक कड़वा सच उसके इरादे को और पक्का कर देता है। अगर इतनी ताकतवर दवा सच में होती तो उसके वालिद ने कभी उम्मीद नहीं खोई होती। वो चकाचौंध देने वाली रोशनी को पार करके एक दूसरी दुनिया में कदम रखता है। जब एडिसन नाम की एक घटना ने डायमेंशंस को आपस में मिला दिया, तब पूरी धरती पर डंजन्स पैदा हुए। इनमें से दो सबसे खतरनाक डंजन कोरिया के अंदर पाए जाते हैं। पहला जेजू डंजन है, एक ऐसा डंजन जिसने पूरे ज्वालामुखी पहाड़ों की एक कतार को निगल लिया था। और दूसरा वो है जहां जारियोंग अब खड़ा है, इगार जंगल। यह बहुत बड़ा जंगल सियोल के यॉर्डो इलाके में पूरी तरह फैल चुका है। इसके बहुत बड़े अनजाने इलाके ने अनगिनत एडवेंचरर्स की जान ली है। उसका मिशन जंगल के रैंक वाले बिल से एक पैकेज ला रहे कुरियर से वो पैकेज हासिल करना है। लेकिन कुरियर से कोई खबर नहीं आई और मिलने की जगह बस सिर्फ खून के निशान मिले। ब्रोकर की हिदायतें साफ हैं, कुरियर को ढूंढो और सामान हासिल करो। जारियोंग ब्रोकर के शक पर मुस्कुराता है, लेकिन उसे जो आखिरी हिदायत मिलती है वो सच्ची फिक्र के साथ दी गई है। वो जंगल में उतरता है, यह जानते हुए कि जिस चीज का वो शिकार कर रहा है उसके लिए दूसरे लोग जान ले सकते हैं। वो उस अजीब जंगल में चुपचाप उतरता है। रॉयल जेली की खुशबू यहां बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हवा में किसी और ही चीज की महक है। उसे एक बहुत बड़े पैर का निशान मिलता है। जेली पहले ही किसी शिकारी को अपनी ओर खींच चुकी है। पेड़ों के ऊपर से परिंदे उड़ जाते हैं। कोई बड़ी चीज हरकत में है। जंगल में कहीं और एक जवान लड़की अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। जिनसे रोन वॉरियर हाई की पहले साल की स्टूडेंट एक ऐसे टेस्ट के बीच में है जो बहुत बुरी तरह से गड़बड़ा गया है। जो एक आसान सा सफर होना चाहिए था, वह जिंदगी और मौत की लड़ाई बन चुका है। उसे एक ऐसे जीव ने घेर लिया है जिसका एक निचले दर्जे के डंजन में होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वह नौजवान वॉरियर अपने दांत भींचती है और उस बेहद ताकतवर खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। उसका टेस्ट डंजन में बिखरे हुए सिक्कों को ढूंढने का एक आसान सा काम था। टेस्ट जोन D+ रैंक का था, जो सबसे महफूज दर्जा माना जाता था। इसे तो नौसिखियों के लिए एक ट्रेनिंग की जगह होना चाहिए था। यहाँ के असली जीवों को कमजोर और बेअक्ल होना चाहिए था, लेकिन यह जानवर एक ही बार में जमीन को तोड़ देता है और वह मुश्किल से बच पाती है। इस जानवर से बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचता तो वह लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। उसका दुश्मन एक जुवेनाइल टाइटन ऐप है, एक खौफनाक 3 स्टार वाला जानवर। वह एक ही बार में तेजी से बिल्कुल सही निशाने पर 3 तीर चलाती है। वह ऐप उन तीरों को हवा में ही अपने नंगे हाथ से पकड़ लेता है। उसके आम हमले पूरी तरह से बेकार हैं। वह जानवर जमीन को हिलाते हुए दहाड़ता है और हमला कर देता है। वह बचते बचाते तीर चलाना जारी रखती है, यह जानते हुए कि उसके आम तीर कभी भी उसकी खाल को चीर नहीं पाएंगे। एक आखिरी कोशिश में वह उस जानवर को ताना मारती है, उसे और करीब आने के लिए उकसाती है। वह एक तीर चढ़ाती है और ऐप के झांसे में आने का इंतजार करती है। चाल काम कर जाती है, वह जानवर अपना बचाव करना भूल जाता है। जैसे ही वह अपनी असली काबिलियत का इस्तेमाल करती है, उसकी आंखों में ताकत की चमक आ जाती है। उसके तीर की नोक के चारों ओर आग की लपटें उठती हैं। वह अपना असली रूप जाहिर करती है, एक मैजिक रेंजर जो अपने तीरों में ताकतवर जादू भर देती है। एक चीख के साथ वह अपनी सबसे खास काबिलियत का इस्तेमाल करती है, फ्लेम बॉम्बार्डमेंट। इसके बाद हुआ धमाका जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लेता है। इतने बड़े हमले से किसी भी 3 स्टार जानवर को मर जाना चाहिए था, लेकिन जब धुआं छंटता है तो टाइटन ऐप उस आग के बीच से बाहर निकलता है, बिल्कुल सही सलामत। उस समझदार जानवर ने बिल्कुल सही वक्त पर पेड़ों के ऊपर छलांग लगा दी थी और धमाके से पूरी तरह बच गया था। उसका सबसे बड़ा दाव नाकाम हो चुका है। अब वह सिर्फ भाग सकती है। वह ऐप जमीन हिला देने वाले धमाके के साथ नीचे उतरता है और फिर से उसका पीछा करने लगता है। वह बहुत बड़ा जानवर पल भर में फासला तय कर लेता है। एक बहुत बड़ा हाथ उसे कुचलने के लिए नीचे आता है, लेकिन एक वार उस वार को बीच में ही रोक देता है और सीधा उस जानवर के जबड़े से जा टकराता है। जारियोंग उस जानवर को घूरता है और उसका मिशन अब कुछ देर के लिए रुक गया है। वह एक खजाने के लिए आया था, पर उसे यहाँ खून खराबा मिला। जुवेनाइल टाइटन ऐप अपने जबड़े पर पड़े वार से लड़खड़ाकर दहाड़ता है। जारियोंग एक ऊंची डाली पर उतरकर नीचे भौचक के जानवर को परखता है। उसने एक साफ वार तो किया है, लेकिन वह हैवान अब भी अपने पैरों पर खड़ा है। ऐप की आंखें तो पलट जाती हैं, लेकिन उसकी जबरदस्त जान उसे गिरने नहीं देती। सामान्य शारीरिक हमला काफी नहीं होगा। वह एक दूसरे औजार की तरफ हाथ बढ़ाता है। वह अपनी जैकेट से एक अनजान हाईटेक डिवाइस बाहर निकालता है। वह डाली से छलांग लगाकर सीधा उस हैवान की तरफ तेजी से नीचे आता है। सैरोंग खौफ से देखती है, क्योंकि वह एक जानलेवा हमला करने के लिए सीधा आगे बढ़ रहा है। उसे यकीन है कि वह अब चीर फाड़ दिया जाएगा।
नीचे गिरते हुए वह जोर से एक जरूरी हुक्म देता है, अपनी आंखें बंद कर लो। अपने जबड़े भींचकर वह अपना खुफिया हथियार चलाने की तैयारी करता है। वह उस डिवाइस को ऐप के चेहरे की तरफ करता है और उसे चालू कर देता है। एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी निकलती है जो पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेती है। सैरोम उस चुभती हुई चमक से अपनी आंखें बचाती है। टाइटन ऐप एक जगह जम गया है। उस धमाके ने उसके सारे होशोहवास पर काबू पा लिया है। वह जमीन पर उतरता है और इस बात से चिढ़ जाता है कि उसे अपनी आखिरी स्टनिंग टॉर्च इस्तेमाल करनी पड़ गई। इस डिवाइस का नाम स्टनिंग टॉर्च है। यह एक ऐसा औजार है जिसे गहरे समंदर में मिलने वाली एक नायाब फ्लिकर फिश की पपड़ियों से बनाया गया है। इसकी असरदार ताकत की वजह से यह कभी एडवेंचरर्स के बीच एक पसंदीदा चीज थी, लेकिन इसकी ताकत के गलत इस्तेमाल की वजह से कई लोगों ने अपनी काबिलियतें हमेशा के लिए खो दी। अब इसे बनाने और इस्तेमाल करने पर सख्त पाबंदी है और यह एक स्मगलर के पास होने की निशानी है। जारियोंग सैरोम की तरफ मुड़कर उसे बताता है कि उसके पास भागने के लिए बस कुछ ही सेकंड हैं। वह उसे डंजन का कड़वा उसूल समझाता है। जब तक किसी एडवेंचरर से सीधे तौर पर पंगा न लिया जाए, वह कभी मदद नहीं करता। वह जानता है कि एक स्मगलर के लिए एक गलत कदम का मतलब है कुचला जाना। उसका काम खत्म हो चुका है और वह वापस अंधेरे में गायब होने के लिए मुड़ जाता है, लेकिन भागने के बजाय वह उसके पीछे भाग रही है। वह उसे अपनी नजरों में रखने की कोशिश में अपनी पूरी जान लगा देती है। रफ्तार के एक झोंके के साथ वह उसकी नजरों से पूरी तरह गायब हो जाता है। इससे पहले कि वह उसके गायब होने की बात समझ पाती, वह उसे पीछे से पकड़ लेता है। वह उसे कसकर पकड़ लेता है और जानना चाहता है कि आखिर वह कर क्या रही है। वह मासूम बनने का नाटक करते हुए कहती है कि वह तो बस उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। उसकी आंखें सिकड़ जाती हैं, वह कोई बेवकूफ नहीं है। अपना नाटक छोड़ो, वह उसे उसकी असलियत बताता है। एक स्मगलर। जब उसकी पहचान सामने आ जाती है तो वह बड़ी बेबाकी से उसे एक नौकरी का ऑफर देती है। उसकी नजर उसकी शर्ट पर पड़ती है जहां वह एलीट वॉरियर हाई स्कूल का निशान पहचान लेता है। अब उसका सब्र खत्म हो जाता है। वह उसे आगाह करता है कि यह उसका आखिरी मौका है। वह उसे एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद कहकर टाल देता है जिसकी मुसीबतों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसे एक आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाली धमकी देता है, अगर वह दोबारा उसके रास्ते में आई तो वह मारी जाएगी। वह उसे दूर जाते हुए देखती है और उसकी बातों से जरा भी नहीं घबराती। इसके बजाय वह इनामों की कीमत के बारे में सोचने लगती है और स्मगलरों और इलीगल शिकारियों को एक जैसा बताती है। उसकी यह अजीब बात सुनकर वह वहीं ठिठक जाता है। वह उसकी गुस्ताखी पर हैरान होकर वापस मुड़ता है। वह एंक्स ब्लड दिखाती है, एक ऐसी बेशकीमती चीज जिसकी कीमत 5 स्मगलरों के इनाम से भी ज्यादा है। वह उसे अपने मिड टर्म इम्तिहान में मदद करने के लिए एडवांस के तौर पर ऑफर करती है। उसके बारे में जारियोंग की राय बिगड़ी हुई से गिरकर खतरनाक पागलपन पर आ जाती है। वो मुस्कुराकर इस बेइज्जती को टाल देती है। वो ऐलान करती है कि यही उसकी जिंदगी बदलने का एक मौका है। वो एक लंबी सांस छोड़ता है, जैसे इस बात को मान रहा हो कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वो उसे याद दिलाता है कि उसके पास भागने के लिए बस कुछ ही सेकंड थे। टाइटन अब होश में आ चुका है और जो उसने शुरू किया था उसे खत्म करने के लिए नीचे कूदता है। वो जानवर जमीन पर आकर गिरता है और अब उसका पूरा गुस्सा उन दोनों की तरफ है। जैसे ही वो हैवान के हमले से बचती है, वो अपना स्टाफ उसके हाथों में थमा देता है। वो उसे हुक्म देता है कि वो स्टाफ में अपना जादू करे और उसे वापस फेंके। वो चिल्लाकर कहती है कि उसका जादू खत्म हो गया है, लेकिन वो बेरुखी से कहता है कि ये अब उसकी परेशानी है। एब दहाड़ता है। जारियोंग आगाह करता है कि वो खाली हाथ ज्यादा देर तक उसका ध्यान नहीं भटका सकता। कोई और रास्ता न देखकर वो अपनी बची कुची ताकत उस स्टाफ में डाल लेती है। उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। उसके पास अपनी पहले की ताकत का मुश्किल से 1/4 ही बचा है। एक पल के लिए वो खुद को बचाने के लिए उसे छोड़कर भाग जाने का सोचती है, लेकिन वो स्टाफ फेंक देती है और वो पलक झपकते ही उस चमकते हुए हथियार को पकड़ लेता है। उसने एक अजनबी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और वो खुद को पागल ही कह सकती है। वो उस ताकतवर हथियार से एब के घूंसे को रोकता है, लेकिन वो जरा भी असर नहीं होता। वो उसे बताता है कि ये उसकी पिछली बार इस्तेमाल की गई ताकत का मुश्किल से 1/4 है। उसका बचा कुचा जादू स्टाफ के चारों ओर जारियों की नीली रोशनी के साथ घूमने लगता है। लेकिन वो ऐलान करता है कि इस घटी हुई ताकत के बावजूद ये काफी होगा। एक लड़ाई में जो चीज सच में मायने रखती है वो है टाइमिंग की गहरी समझ और किसी हैवान के कमजोर हिस्सों पर सटीक वार करना। अब उसे उसके इस खतरनाक प्लान के पीछे का मकसद समझ आता है। किसी भी चीज से ज्यादा एक एडवेंचरर को अपने हुनर को निखारना होता है। एकदम सही वक्त पर वो सारी जमा की हुई एनर्जी को एक ही जबरदस्त अपरकट में छोड़ देता है। वार सीधे एब की ठुड्डी पर लगता है और एनर्जी की दरारें उसकी खोपड़ी तक चली जाती हैं। वार के जोर से उसके गॉगल्स टूट जाते हैं और उस आदमी का चेहरा सामने आ जाता है जिसने अभी अभी सारे नियम तोड़े हैं।
जिन सेरोन के लिए जिंदगी की शुरुआत शानो शौकत और ताकत की दुनिया में हुई थी। हालांकि वो इंसानी दोस्तों के साथ घूमती थी, लेकिन उसके एल्फ वाले कान उसे सबसे अलग दिखाते थे। वो जिनसियोंग ग्रुप की वारिस थी और एक प्राइवेट कार तो उसके सुनहरे पिंजरे की बस शुरुआत थी। उसने एक आम जिंदगी को अलविदा कह दिया जो उसे कभी सच में मिल ही नहीं सकती थी। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी सिर्फ उसकी दौलत देखते थे, उस लड़की को नहीं। उसके पिता ने उसे वो सब कुछ देने का वादा किया जो वो चाहती थी, और साउथ कोरिया के चौथे सबसे बड़े कांग्लोमरेट की बेटी होने के नाते ये एक ऐसा वादा था जिसे वो पूरा कर सकते थे। उसका खानदान दो दुनियाओं का मेल था, एक इंसानी टाइकून और गेट के पार से आया एक एल्फ, और वो उनके इस नामुमकिन मेल का नतीजा थी। लेकिन दौलत या ताकत ने नहीं, बल्कि किसी और चीज ने उसके दिलो दिमाग पर कब्जा किया था। वो किसी भी चीज से ज्यादा एक एडवेंचरर बनने का सपना देखती थी। उसके एल्फ इंस्ट्रक्टर जी.एस. करोसिरोम ने उससे कहा कि ये सपना नामुमकिन है। उसने कहा कि उसका एल्फ खून बहुत कमजोर है और उसे लगभग एक इंसान बताकर खारिज कर दिया। जीक ने उसके पिता का सामना किया और सवाल किया कि वो उसे एक बंद गली की तरफ क्यों जाने दे रहे हैं। लेकिन जिन सुंगग्यू ने बस इतना जवाब दिया कि वो अपनी बेटी की ख्वाहिश का साथ दे रहे हैं। उस एल्फ ने ये मान लिया कि एक एडवेंचरर बनने के लिए एल्फ का हुनर होना ही जरूरी नहीं है। उसने एक खोखली तारीफ की, एक इंसान के हिसाब से उसका हुनर इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन उसकी सारी मेहनत और आंसू उसे बस औसत से थोड़ा ही ऊपर पहुंचा पाए। और फिर उसने कड़वी चुभने वाली सच्चाई बताई। वो किसी आम परिवार की आम लड़की नहीं थी। उसका गुरूर ऐसा था कि वो कभी खुद से हार नहीं मानने वाली थी। वो कभी भी उन असली मॉन्स्टर रैंक इंसानों का मुकाबला नहीं कर पाएगी जो जंग के मैदान पर राज करते थे। अगर वो अपनी पूरी ताकत झोंक भी देती तो भी वो ज्यादा से ज्यादा बस ठीक ठाक ही बन सकती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी रुकावट हुनर की कमी नहीं थी। उसकी दौलत, उसका नाम और उसका खानदान दूसरों की नजरों में उसकी सारी कोशिशों को गंतलब बना देते। लोग जलन के मारे उसका मजाक उड़ाते और वो खुद को बिल्कुल अकेला पाती। उसने पहले ही कह दिया था कि ये एक ऐसा दबाव होगा जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सालों बाद अपनी ही उम्र के एक लड़के को देखते हुए जीक की बातें उसके कानों में गूंजी। काबिलियत आसमान से नहीं टपकती। उसने अभी अभी उस नामुमकिन जबरदस्त ताकत को देखा था जिसकी वो हमेशा से ख्वाहिश करती थी। बस एक ही एकदम सही वार में उस जुआरी टाइटन एप को तबाह कर दिया था। जिस लड़के ने उसे बचाया था वो उस तबाही से बिना दोबारा देखे ही चला गया। उन दोनों के बीच का फर्क सोचा भी नहीं जा सकता था। वो उसकी उम्र का था, फिर भी उसकी ताकत बेमिसाल थी। लेकिन उसकी एक ही फिक्र थी, अपनी पहचान छिपाने वाले गॉगल्स के टूटे हुए टुकड़े। उसे उस ब्रोकर की चेतावनी याद आई जो उसने उस महंगे आर्टिफैक्ट के बारे में दी थी। वो कोई सस्ता खिलौना नहीं था, वो एक हाईटेक चीज थी जिसमें 4 अलग अलग जादू डाले गए थे। और अब वो बेशकीमती चीज कबाड़ के सिवा कुछ नहीं बची थी। उसका चेहरा पहली बार देखकर उसने पूछा कि क्या वो उसकी जानी मानी एकेडमी का कोई सीनियर है। उसने इस ख्याल पर ही हंस दिया। उसके पास फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं था, उसे वो चाहिए था जिसका वो हकदार था। वादे के मुताबिक उसने डाउन पेमेंट के तौर पर वो नायाब आर्टिफैक्ट एंकल्स ब्लड पेश किया। उसने अमीरों को मन ही मन कोसते हुए वो बेशकीमती चीज ले ली। वो उस आर्टिफैक्ट को जांचने लगा और सेरोम उसे देखती रही, इस यकीन के साथ कि वो उसे समझ चुकी है। ये मानकर कि वो बस एक काबिल स्टूडेंट है जो फीस के लिए परेशान है, उसने एक बड़ा ऑफर दिया। लेकिन उसने साफ साफ उसकी बात काट दी। मैं नहीं पढ़ता। उसने पक्का किया कि वो कभी किसी एडवेंचरर स्कूल के आसपास भी नहीं गया था। उसकी दुनिया ही हिल गई। अगर किसी स्कूल से नहीं तो फिर उसने लड़ना कहाँ से सीखा? उसका जवाब सादा और यकीन न करने वाला था, मैंने खुद सीखा है। इस दावे ने दुनिया के बारे में उसकी सारी समझ को चकनाचूर कर दिया। उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि उसका वो हैरतंगेज हुनर खुद से सीखा हुआ हो सकता है। उसके इनकार से तंग आकर उसने अपना स्टूडेंट आईडी सीधा उसके चेहरे पर फेंका। उसने कार्ड पकड़ा और उसके स्कूल का नाम पढ़ा। वो बस एक मामूली सा ह्यूमैनिटीज हाई स्कूल था। जिस मॉन्स्टर ने उसे बचाया था वो एक मामूली स्टूडेंट था। फिर उसने पासा पलट दिया और उसका आईडी मांगा। उसने उसका नाम जोर से पढ़ा, जिन सेरों। यह देखकर कि वो दोनों हमउम्र हैं, उसने लापरवाही से उसका आईडी अपनी जेब में रख लिया। उसने अपना आईडी वापस मांगा। उसने अनजान बनने का नाटक किया और उसे याद दिलाया कि उसी ने तो उसे काम पर रखने के लिए ढूंढा था। उसका आईडी अब उसकी गारंटी थी, ताकि यह पक्का हो सके कि वो उसे धोखा नहीं देगी। लेकिन एक स्मगलर के साथी के लिए सिर्फ गारंटी काफी नहीं थी। उसने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके इरादे अचानक बदल गए। एक क्लिक के साथ उसने एक फोटो खींची और उनके कॉन्ट्रैक्ट पर उसके जुर्म में शामिल होने के सबूत की मुहर लगा दी। उसके फैसले का बोझ अचानक उस पर आ पड़ा। जो चेहरा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था वो किसी हीरो का नहीं था। उसने किसी मर्सिनरी को काम पर नहीं रखा था, बल्कि उसने खुद को एक मॉन्स्टर की बेड़ियों में जकड़ लिया था। एक नई सेल्फी के साथ जारोंग अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। अब वो काम की बात पर आता है। उसे क्या चाहिए और उसकी कीमत क्या है? वो बताती है कि उसका मिड टर्म मिशन पॉइंट्स जमा करना है। वो टेस्टिंग सेंटर में हर जगह छिपे हुए हैं और उन्हें ढूंढने के लिए उसके पास सिर्फ 6 घंटे हैं।
पास होने के लिए उसे एक खास कॉइन बॉक्स ढूंढकर अपनी पहचान साबित करनी होगी। उसके पास पहले से ही एक कॉइन है, पास होने के लिए उसे बस एक और चाहिए। लेकिन जब वो आखिरी कॉइन की जगह बताती है, पुराना यूजिन मॉल, तो यह सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। उनकी यह मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं है, उसका अपना निशाना भी वहीं पर है। एक ऐसा नाम जो सेरोम के दिल में खौफ भर देता है, मशहूर इंपीरियल वास्प। वो साफ करता है कि उसका असली निशाना वास्प की रॉयल जेली है और उसके पास जो सैंपल है वो मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ खींचता है। उसकी तेज महक से ही पहले दिखे टाइटन ऐप की गुत्थी सुलझ जाती है। पहेली का एक और खौफनाक टुकड़ा अपनी जगह बैठ जाता है। खतरे को जानते हुए वो बेताबी से कोई दूसरा रास्ता ढूंढती है, मगर कोई और रास्ता है ही नहीं, अब बस वो मॉल ही बचा है। वो सारी कड़ियां जोड़ता है, दूसरे स्टूडेंट्स की पार्टियों ने जरूर आसान कॉइन्स ले लिए होंगे और उसे पीछे छोड़ दिया होगा। वो धोखे के चुभन को छिपाने की कोशिश करती है और कहती है कि इससे तो उसी का फायदा है। वो अपनी शर्तें रखता है, उसका कॉइन ढूंढो और दोनों सलामत निकल जाओ, मिशन बस इतना ही है। पेमेंट के लिए वो एक ऐसी रकम बताती है जिसे सुनकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं, 95 करोड़ वॉन। उस स्मगलर का दिमाग सुन्न पड़ जाता है, इतनी बड़ी रकम ने उसके होश उड़ा दिए हैं। उसकी खामोशी को इनकार समझकर वो और पैसे देने की बात करती है, लेकिन वो झट से डील मान लेता है। लेकिन एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ वो एक और शर्त जोड़ देता है कि किसी भी इमरजेंसी का खर्चा अलग से लगेगा। डील पक्की होते ही वो निकल पड़ते हैं, लेकिन उसकी एल्फ जैसी रफ्तार भी जारों की तूफानी तेजी के आगे कुछ नहीं है। भागते हुए उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा है, उसे और पैसे मांगने चाहिए थे। हांफते हुए उसके साथ भागते हुए वो अपनी बेचैनी को और नहीं रोक पाती। क्या उसने यह सब हुनर खुद ही सीखे हैं? उसका जवाब एक राज भरी बात होती है, पूरी तरह से नहीं। जैसे ही वो कुछ बताने लगता है, उसके जिंदा रहने की फितर चीख उठती है। खतरा। पेड़ों के बीच से दो साए निकलते ही वो तेजी से उसे आगाह करता है, 2 क्लोरैप्टर्स। वो इत्मीनान से उसे तैयार रहने को कहता है। जैसे ही सेरोम पीछे हटती है, जाजोरोंग उन्हें रोकने के लिए तूफान की तरह आगे बढ़ता है। जोरोंग ने कभी कोई बाकायदा ट्रेनिंग नहीं ली थी, उसकी काबिलियतें जिंदा रहने की जंग में तपकर बनी थीं। लेकिन एक चीज अलग थी, बचपन में वो छिपकर अपने बाप की हरकतों को देखता था। उसी से उसने 3 तकनीकें सीखीं, जिनमें से पहली का नाम है मिडल। वो अपनी सारी रफ्तार, ताकत और वजन को एक ही नुकीले पॉइंट पर जमा करता है और मॉन्स्टर के सबसे नाजुक हिस्से पर वार करता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें दुनिया के टॉप रैंक वाले एडवेंचरर्स भी महारत हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन नौजवान स्मगलर जोरों के लिए यह उसके बाएं हाथ का खेल है। एक पल में लड़ाई खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही सेरोम अपना धनुष नीचे करती है, लड़ाई की एक बात उसकी समझ में नहीं आती। क्लोरैप्टर्स झुंड में शिकार करते हैं, हमेशा कम से कम 5 के झुंड में। जोरोंग एक भयानक नतीजे पर पहुंचता है, आज रॉयल जेली की महक का शिकार होने वाले ये पहले नहीं हैं। सामने यूजिन मॉल नजर आता है और वो आगाह करता है कि वहां हर तरह के मॉन्स्टर्स इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन सेरोम का ध्यान आगे आने वाले खतरे पर नहीं है। वो उससे उसके अतीत के बारे में फिर से पूछती है, क्या उसे किसी ने खास ट्रेनिंग दी थी? उसका जवाब हैरान कर देने वाला है, उसे ट्रेनिंग नहीं दी गई, उसने बस देखा था। सिर्फ झांक कर एक मशहूर स्किल में महारत हासिल कर लेने की यह बेतुकी बात उसे हैरान परेशान कर देती है। आखिरकार वो कुछ बोल पाती है और साफ साफ ऐलान करती है, तुम मुझे पसंद नहीं हो। फिर वो एक छोटी सी चीज सीधा उसके सिर की तरफ फेंकती है। वो उसे फौरन पकड़ लेता है, एक सी टाइप स्टेमिना एम्प्यूल जिसकी कीमत 10 लाख वॉन से ज्यादा है। एक तोहफा, वो जोर देकर कहती है, उसकी थकान के लिए। लेकिन उस कीमती पोषण को पीने के बजाय वो उसे बस अपनी जेब में रख लेता है। वो इसे बाद में बेच सकता है। उसका यह सौदा करने वाला रवैया उसके सब्र का बांध तोड़ देता है। उसे ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत पहले से ही पता है, एक एक वॉन का हिस्सा। वो बस उसे घूरती ही रह जाती है, यह आदमी एक पहेली है। जोरोंग तय करता है कि उसका तोहफा ही काफी आराम था और जाने के लिए मुड़ता है। वो अपना सिर हिलाता है। अमीर बच्चे अजीब होते हैं, जब वो उस वीरान मॉल में पहुंचते हैं तो वो आखिरी बार प्लान दोहराता है। उनका मकसद शिकार करना नहीं है, बस अंदर जाकर चीज उठानी है और निकलना है। चाहे सामने कुछ भी आए, उसे बस उसके इशारे पर चलना है। वो भले ही एक ट्रेनी स्टूडेंट हो, लेकिन उसकी खासियत बस एक ही चीज है, जिंदा बचना। वो मान जाती है और उसके अंदर एक अजीब सा नया भरोसा महसूस होता है। वॉरियर हाई में 6 महीने से वो सबसे अलग थलग रही है, हमेशा अकेली। यह पहली बार है जब उसके साथ कोई साथी है और वो चलने का इशारा करता है। एक नए इरादे के साथ वो उस अंधेरे में उसके पीछे जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों सावधानी से बेलों से ढके दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और उस बर्बाद मॉल के बड़े और खामोश से हॉल में कदम रखते हैं। अंदर घुसते ही वो दोनों जम जाते हैं। हवा में बस एक ही खौफनाक सवाल गूंजता है, यह क्या है? फर्श बुरी तरह से कुचले हुए जानवरों का कब्रिस्तान बना हुआ है, जिन्हें उनसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक चीज ने चीरफाड़ दिया है। वो एक भूले बिसरे मॉल के खंडहरों में कदम रखते हैं, एक ऐसी जगह जहां उनके इरादों का इम्तिहान होने वाला है।
जॉरों का मानना है कि किसी भी हालात पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन सेरों को इस पर इतना यकीन नहीं है। लेकिन जो उनके सामने है उसके लिए कोई भी हौसला काफी नहीं। ये मॉन्स्टर्स इस इलाके के नहीं हैं। इनमें से हर एक किसी प्रो एडवेंचरर के लिए भी एक बड़ा खतरा है। उनके सामने तबाही का मंजर है और वो बस सोच रही है कि यह किस तरह के शिकारी का काम है। जैसे ही उसका हौसला टूटता है, जारियों का हुक्म तेज और साफ सुनाई देता है। वह उसे याद दिलाता है कि अंदर कदम रखने से पहले वो दोनों ही खतरों के बारे में जानते थे। लाशों के ढेर में से एक मरा हुआ मॉन्स्टर अचानक जिंदा हो उठता है। इससे पहले कि वह उठ पाता, जारियों हरकत में आ जाता है। उसका स्टाफ हमला करने को तैयार है। यह जीव एक स्लैशर लिप है, जो एक बेहद खतरनाक मॉन्स्टर माना जाता है। वह अपना स्टाफ घुमाता है, एक तेज जवाबी हमले की तैयारी करते हुए। स्लैशर लिप एक जानलेवा हमले के लिए अपना जबड़ा खोलता है। उसके मुंह से चाबुक जैसी एक जुबान निकलती है, सीधा जारियों की तरफ। बड़ी ही फुर्ती से वह बिजली की तेजी से हुए उस हमले से बच निकलता है। लेकिन उस जीव की जुबान उसके हथियार को जकड़ लेती है। उसके लिए लड़ने के बजाय वह स्टाफ को छोड़ देता है। वह हवा में ही अपने जिस्म को मोड़ता है, एक जबरदस्त एक किक की तैयारी करते हुए। उसकी एड़ी जबरदस्त ताकत के साथ स्लैशर लिप के सिर पर जाकर लगती है। वह हल्के से जमीन पर उतरता है और उस गिरे हुए जानवर से अपना स्टाफ वापस उठा लेता है। सेरोंग उस मॉन्स्टर की मजबूती की बात करती है, लेकिन जारियोंग उसकी बात काट देता है। वह बड़े आराम से बताता है कि उसने स्लैशर लिप को जानबूझकर जिंदा रखा है। एक मरता हुआ स्लैशर लिप अपने साथियों को बुलाने के लिए चीखता है, जो उसे एक बेहतरीन वार्निंग अलार्म बना देता है। लेकिन यह अलार्म किसके लिए है? ऊपर एक बालकनी से एक अकेला शख्स फैसला करता है कि उसने बहुत इंतजार कर लिया। वह नया शख्स बड़े आराम से कहता है कि इस मॉल को साफ करने में कितनी मेहनत लगी। जारियोंग फौरन उस अजनबी के यहाँ होने पर सवाल उठाता है। वह एडवेंचरर जम्हाई लेता है, इस दखलंदाजी से उबकर। वह उन्हें ऊपर से नीचे तक देखता है और सोचता है कि वह उन स्मगलरों के मुकाबले काफी छोटे लग रहे हैं जिनका वह इंतजार कर रहा था। उसकी शर्ट पर निशान देखकर वह नीचे कूदता है और पूछता है कि क्या वह वॉरियर हाई से हैं? जब वह हाँ कहती है तो उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल जाती है। उनकी किस्मत ने अब जवाब दे दिया है। एक खौफनाक यकीन के साथ वह ऐलान करता है कि वह दोनों यहीं पर मरने वाले हैं। जारियोंग सेरों पर चिल्लाता है कि वह दुश्मन से बेकार में बातें क्यों कर रही है। वह उसे होशियार करता है कि यह कोई मामूली एडवेंचरर नहीं है, यह एक विलेन है और वह जारियोंग को मारकर रॉयल जेली छीनने आया है। जारियोंग उसे ललकारता है और पूछता है कि वह उस कमिश्नर से कैसे निपटेगा जिससे वह यह चोरी कर रहा है। विलेन हंसकर कहता है, अंजाम की परवाह तभी होती है जब तुम पकड़े जाओ, और वह अपनी बेहद अच्छी किस्मत की शेखी बघाता है। वह बताता है कि कैसे उसने इत्तेफाक से एक साथी को किसी कीमती स्मगल की हुई चीज के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। उसका प्लान सादा था, मॉल के रास्ते में स्मगलर पर घात लगाकर हमला करना। लेकिन निशाना उसके पहले हमले से बच निकला। उसने उस स्मगलर का पीछा यहां तक किया और अंदाजा लगाया कि वह जरूर किसी छुपी हुई जगह पर है। जारियों के लिए सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। स्मगलिंग के सरगना को जेहर्स ने नहीं मारा था, उसका कत्ल उसी आदमी ने किया था जो ठीक उनके सामने खड़ा है। उस एडवेंचरर का हाथ अपने उसकी तलवार के दस्ते पर जाता है और हवा में कत्ल का इरादा साफ महसूस होता है। उसका ताना दर्द देने का एक वादा है। यह दुश्मन वाकई में असली चीज है। उस गुंडेली पिलगियों के मुकाबले यह आदमी बिल्कुल ही अलग दर्जे का है। बिना वक्त बर्बाद किए जारियोंग सेरों को सिक्के ढूंढकर भागने को कहता है, जब तक वो उसे रोके रखता है। वो उसे बताता है कि रास्ता साफ है, लेकिन वो उसे पीछे छोड़ने में हिचकिचाती है। उनका दुश्मन मजाक उड़ाते हुए उन्हें याद दिलाता है कि वो उनके प्लान का एक एक लफ्ज सुन सकता है। बिना एक और लफ्ज कहे वह झपटता है। उसकी तलवार रोशनी की एक लकीर बन जाती है। जारियों का स्टाफ बामुश्किल उस वार को रोकता है और वो सेरों को भागने के लिए चीखता है। उसकी आखिरी गुजारिश कि उसे पैसे मिलने के लिए सेरों का जिंदा रहना जरूरी है, बस यही वजह उसे भागने के लिए काफी है। एडवेंचरर उसे भागते देख हंसता है और यह कहते हुए कि उसने गलत फैसला किया है, एक और भी ज्यादा खौफनाक हमला कर देता है। जैसे ही हमलों की बारिश होती है, जारियोंग अपने दुश्मन की दलील को बस एक लफ्ज से खारिज कर देता है। वो अपनी ताकत को जमा करता है और उसके जिस्म से एक शानदार नीली उड़ा फूट पड़ती है। वो बड़ी महारत से तलवारों के उस तूफान के बीच से गुजर जाता है, बिना एक भी खरोंच आए। विलेन लड़खड़ा जाता है, उसका दिमाग चकरा जाता है। उस लड़के ने किस तरह उसके हमले का पैटर्न पढ़ लिया था। जारियों का जवाबी हमला सीधा उसके चेहरे पर एक जालिमाना किक होती है। टक्कर खाकर तलवार जमीन में जा धंसती है। उस वार की जबरदस्त ताकत से कंक्रीट टूट जाता है। पहली बार उस एडवेंचरर का घमंड भरा यकीन टूटता है। वो मानता है कि जारियोंग पहला शख्स है जिसने उसे अपना इक्विपमेंट इस्तेमाल करने पर मजबूर किया है। वो यह बात मान लेता है कि जारियोंग किसी भी आम प्रो से बेहतर है और आखिरकार संजीदा होने का फैसला करता है। उसका जिस्म एक बख्तरबंद डरावने सपने में बदल जाता है और वो अपना नाम बताता है, यान दोंग्युन, एक गोल्ड क्लास एडवेंचरर।
वीरान अहाते में लड़ाई की निशानी के तौर पर बस यह टूटा फूटा फर्श ही बचा है। इस सबसे बेफिक्र होकर बड़े आराम से खाना बना रहा है और जहां उसका क्लाइंट गुस्से से जल रहा है वहीं वो ऐलान करता है कि ये सस्ते नूडल्स तो हैरानी की बात है, काफी अच्छे हैं। वो उस आदमी से कहता है कि शांत हो जाए, उसका बॉडीगार्ड इतनी जल्दी होश में नहीं आने वाला। क्लाइंट को यकीन नहीं होता कि वो ऐसे बेकार एडवेंचरर के लिए इतनी बड़ी रकम देता है। लेकिन ब्रोकर बात साफ करता है, पेलग्यू इसलिए नहीं हारा कि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी किस्मत में ही हारना लिखा था। वो उसे एक बात का खुलासा करता है जिसे सब नजरअंदाज कर देते हैं, एडवेंचरर्स को दूसरे इंसानों से लड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। उनका हुनर मॉन्स्टर्स का शिकार करने और डंजन्स की छानबीन करने के लिए है, अपनी ही नस्ल के खिलाफ जंग के लिए नहीं। तो यह तो जाहिर सी बात है कि एक मॉन्स्टर हंटर इंसान जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर से हार ही जाता है। लेकिन क्लाइंट कहता है कि उसने सुना है एडवेंचरर्स तो हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ब्रोकर की तंज भरी मुस्कान इस बात को सच साबित कर देती है। खजाना जितना कीमती, धोखा उतना ही पक्का। सही कीमत मिलने पर सालों पुराने साथी भी दोस्त की पीठ में छुरा घोंप देते हैं। डंजन के अंदर उन्हें रोकने वाला कोई कानून नहीं होता। उन्हें बस इतना कहना होता है, उसे एक मॉन्स्टर ने मार डाला और किसी भी सफाई की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ली पेलग्यू का रैंक बस इतना ऊंचा नहीं था कि वो उस दुनिया में बच पाता। डंजन्स के किसी माहिर खिलाड़ी के लिए बाहर हुई यह झड़प एक हल्की फुल्की प्रैक्टिस से ज्यादा कुछ नहीं थी। यह बस बिना किसी इक्विपमेंट के हुई एक मामूली झड़प थी। ब्रोकर बताता है कि अपने गियर के साथ शायद पेलग्यू के पास भी जीतने का एक मौका होता। और अब जारियोंग एक एडवेंचरर के इक्विपमेंट की पूरी ताकत का सामना कर रहा है। यान डोंगयुन के खिलाफ लड़ते हुए उसे एहसास होता है कि एक एडवेंचरर की आधी ताकत तो उसका गियर ही होता है। एक कड़वी हकीकत उसके होश उड़ा देती है। उसका पिछला हमला चूका नहीं था। वो सीधा निशाने पर लगा था और उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। डोंगयुन आगे बढ़ता है और उसकी तलवार एक ऐसी मजबूत ताकत से भरी है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। जारियोंग बड़ी मुश्किल से उस वार को रोकता है और उस झटके से उसके नीचे की जमीन तक कांप उठती है। एक गोल्ड क्लास एडवेंचरर की जबरदस्त ताकत के आगे उसकी बाजुओं की हिम्मत जवाब दे जाती है। डोंगयुन उसकी बेकार की कोशिशों का मजाक उड़ाता है। जारियोंग कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही एक जोरदार घूंसा उसके पेट में आकर लगता है। वो दूर फुटपाथ पर जा गिरता है। ताकत के इस मुकाबले में वो कहीं नहीं टिकता। पलक झपकते ही डोंगयुन उसके पास पहुंच जाता है। ताबड़तोड़ हमलों की बारिश होने लगती है जो जारियों को बस अपनी जान बचाने पर मजबूर कर देती है। तलवार अपना निशाना ढूंढ ही लेती है और उसके जिस्म पर कई जख्म दे जाती है। डोंगयुन हंसता है और मजाक उड़ाता है कि अब जब शिकार असली हो गया है तो वो पलटकर वार भी नहीं कर पा रहा। शेड जैकेट नाम के ए रैंक आर्मर के खिलाफ पलटकर वार करना नामुमकिन है। यह पहनने वाले के ही खून का इस्तेमाल करके उसकी जिस्मानी ताकत को बढ़ाता है और एक ऐसा हिफाजती कवच बनाता है जिसका कोई तोड़ नहीं। यही है यान डोंगयुन का बर्जरकर स्टाइल, जबरदस्त और बेरहम ताकत का इस्तेमाल। जारियोंग जानता है कि ऐसे लापरवाह स्टाइल में कमजोरियां जरूर होती हैं, लेकिन एक भी गलती का मतलब होगा मौत। वो हमलों से बचते हुए पलटवार करने के लिए बस उस एक सही मौके की तलाश में है। उसकी नजर अपने चेहरे पर लगे ताजे जख्म पर टिक जाती है। डोंगयुन अपने कामयाब झांसे का जश्न मनाता है। उसे यकीन है कि अब इस लड़के का खेल खत्म। लेकिन जारियोंग अपनी सांसें संभालते हुए बस इतना पूछता है, क्या आज कोई खास दिन है? वो एक तिरछी मुस्कान के साथ अपनी फटी जैकेट उतार फेंकता है। मुझे यह जैकेट पसंद थी। इसके बाद वो ताने देना शुरू कर देता है, तुम उतने भी ताकतवर नहीं हो जितना मैंने सोचा था। और फिर वो आखिरी चोट करता है, उस महंगे आर्मर के बिना डोंगयुन कुछ भी नहीं है। एडवेंचरर के हेलमेट के अंदर से गुस्से में गुर्राने की आवाज आती है। तानों का तीर निशाने पर लगता है और डोंगयुन का सारा सब्र टूटकर खालिस गुस्से में बदल जाता है। जारियों को ठीक ठीक पता था कि वो क्या कर रहा है। आखिरकार वक्त की कमी तो उसके दुश्मन के पास थी। डोंगयुन का असली मिशन सरों को ढूंढ निकालना और उसे हमेशा के लिए खामोश कर देना था। जारियोंग इस लड़ाई को जितना लंबा खींचता उसका दुश्मन उतना ही ज्यादा लापरवाह होता जाता। जैसे ही डोंगयुन का गुस्सा उबल पड़ता है, जारियोंग के अंदर की ताकत भी हरकत में आने लगती है। गुस्से से भरा एडवेंचरर आगे झपटता है और जारियोंग एक कदम पीछे हटकर अपना दांव खेलने के लिए तैयार हो जाता है। वो हमले को रोकता नहीं बल्कि उसकी बेहिसाब ताकत का रुख मोड़ देता है। यह है दूसरी तकनीक, एक ऐसा हुनर जिसे उसने सिर्फ अपने पिता को ट्रेनिंग करते देखकर सीखा था। यह तकनीक दुश्मन की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करती है और एक ऐसा वार पैदा करती है जो उसकी अपनी ताकत से कई गुना ज्यादा होता है। वो इस अधूरी तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। इसका नाम है स्केल। टक्कर वाली जगह से नीली ताकत का एक बवंडर फूट पड़ता है। वो पलटती हुई ताकत एक धमाके के साथ फटती है और डोंगयुन को दूर फेंक देती है। जारियोंग खुद को संभालता है। उसके मुंह से खून की एक धार बह निकलती है। एक अधूरी तकनीक को इस्तेमाल करने की यही कीमत चुकानी पड़ती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे असली लड़ाई में इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। चौक के उस पार बुरी तरह जख्मी डोंगयुन अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है और उसके आर्मर से धुआं निकल रहा है।
जारियोंग उससे कहता है कि वो हार मान ले, उसका वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन टूटे हुए मास्क के पीछे डोंग्युन दर्द से गुर्राते हुए एक छुपा हुआ खंजर निकालता है। एक आखिरी और बेबस कोशिश में वो उस खंजर को अपनी ही छाती में उतार लेता है। जख्म से एक काली ताकत फूट निकलती है और वो बरसर उसे जान से मारने की कसम खाता है, चाहे अंजाम कुछ भी हो। अपने साथी को अकेला लड़ने के लिए छोड़कर जिन सियोंग आखिरकार 5वीं मंजिल पर अपने मकसद तक पहुंच जाती है। थकी हुई लेकिन इरादे की पक्की, उसकी नजर उस चमकते हुए क्यूब पर पड़ती है, उसके इम्तिहान को पास करने की चाबी। जीत बस एक कदम दूर है। वो अपना हाथ उस डिवाइस पर रखती है और अपने टेस्ट के पूरा होने को रजिस्टर करती है। सिस्टम उसकी पहचान की पुष्टि करता है, जिन सियोंग, स्टूडेंट 27,037 फीट। लेकिन उसकी जीत का वो पल अचानक पीछे से आती एक सिहरन भरी मौजूदगी से टूट जाता है। शिकारी को अपना शिकार मिल गया है। उसके ज़हन में जारियों की वो चीख गूंजती है जिसमें उसने उसे भागने के लिए कहा था। वो चिल्लाया था कि उसे जिंदा रहना होगा, भले ही उसकी तनख्वाह के लिए ही सही। वो खुद से कहती है कि उसके वहां रुकने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन डोंग्युन की खून की प्यासी मुस्कान की याद उसके हर कदम पर उसका पीछा करती है। वो खुद को यकीन करने पर मजबूर करती है कि उसके पास बचने का कोई प्लान था और इसी के साथ वो उस लड़ाई से मुंह मोड़ लेती है। कई साल पहले यांग डोंग्युन को एक आदमी से सहमी हुई माफी मिली थी जिसे उसने अभी अभी तोड़ा था। उसका शिकार कांप रहा था और उसने दोबारा कभी उसे चुनौती न देने का वादा किया। डोंग्युन को पूरा यकीन था कि वो एक जीनियस था। उसका टैलेंट बेमिसाल था और उसके रिपोर्ट कार्ड्स बेहतरीन नंबरों से भरे पड़े थे। इस तोहफे ने उसे अपने सभी साथियों पर बिना किसी मेहनत के हावी होने की ताकत दी थी। लेकिन एक चीज थी जो उसका टैलेंट हासिल नहीं कर सका, मशहूर वॉरियर हाई से एक रिजेक्शन लेटर। उसने खुद से कहा कि स्कूल भ्रष्ट था जो काबिलियत से ज्यादा पैसे को चुनता था और उसने इसके बजाय कमजोर गांगेयोन हाई में दाखिला ले लिया। गांगेयोन में उसका यह यकीन सही साबित हुआ जब उसने बिना किसी मेहनत के उनके सबसे मुश्किल टेस्ट में पहली जगह हासिल की। उसके फाइनल इम्तिहान के नंबरों ने बाकी सबको बहुत पीछे छोड़ दिया और उसे सबसे अलग एक लीग में खड़ा कर दिया। ग्रेजुएशन के बाद एक इंस्ट्रक्टर ने स्कूल के टॉपर को आवाज दी। उस जख्मी चेहरे वाले आदमी ने उसे मुबारकबाद दी। उसे यकीन था कि वो एक बहुत बड़ा एडवेंचरर बनेगा। डोंग्युन ने वो तारीफ एक सीखी हुई झूठी आजिजी के साथ कबूल की, लेकिन उसके अंदर के ख्याल बच्चों को पढ़ाने वाले उस खत्म हो चुके कचरे के लिए नफरत से भरे थे। उसने कसम खाई कि एक दिन वो उसके जैसे आदमियों को एक ऐसी ऊंचाई से नीचे देखेगा जहां कोई आम इंसान कभी नहीं पहुंच सकता। सालों बाद वो कसम खून से लथपथ एक मैदान में चकनाचूर पड़ी थी। उसकी पूरी पार्टी को एक ही मॉन्स्टर ने बेरहमी से मार डाला था। उस कत्लेआम के बीच उसने उसे देखा जो उस जानवर पर जीत हासिल करके खड़ा था और उस बचाने वाले की आंखों में उसने एक जानी पहचानी, रोंगटे खड़े कर देने वाली नजर देखी। यह वही नफरत भरी नजर थी जो वो बाकी सबको देता था। उस पल आखिरकार उसे अपने पुराने इंस्ट्रक्टर की बातें समझ में आईं। वो कोई सलाह नहीं थी, वो एक तसल्ली थी, एक सच में बड़े आदमी की तरफ से एक घमंडी बच्चे के लिए। एक सच्चे जीनियस का रास्ता एक अकेला रास्ता था जिस पर वो कभी नहीं चल सकता था। आखिरकार उसने मान लिया कि वो चुना हुआ नहीं था, बस भीड़ में ऊपर की ओर देख रहा एक और चेहरा था। वापस आज में जारियोंग डोंग्युन के आर्टिफैक्ट को पहचान लेता है, एक जिंदा वैम्पायर से बनी जैकेट। डोंग्युन अपना तुरुप का इक्का जाहिर करता है, एक ऐसा सौदा जो वैम्पायर के दिल से सारा खून लेने के लिए किया गया है। इस जबरदस्त ताकत की कीमत है जारियोंग की जिंदगी। बिना कोई असर दिखाए जारियों का चुपचाप दिया गया ताना निशाने पर लगता है। वो साय का जानवर गुस्से से धुंधलाता हुआ आगे झपटता है। जारियोंग बिजली की तेजी से हुए उस हमले को ऐन वक्त पर रोक लेता है। उस खौफनाक रूप के बावजूद उसके दुश्मन की रफ्तार सच में बढ़ी नहीं है। डोंग्युन सायों के हमलों की एक जोरदार बौछार कर देता है, लेकिन साए खींचते हैं, उनकी पहुंच पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। जारियोंग पीछे की ओर फेंका जाता है, हमले की जबरदस्त ताकत उस पर हावी हो जाती है। पहली ही झड़प खून से खत्म होती है। कमरे के दूसरी तरफ बुरी तरह जख्मी जारियोंग उठने की कोशिश करता है। यहां तक कि डोंग्युन भी हैरान है, जारियोंग ने किसी तरह उस ताकतवर हमले को रोक लिया। वो पूछता है कि इतने टैलेंट वाला कोई इंसान इसे एक मामूली स्मगलर के तौर पर क्यों जाया कर रहा है। जारियोंग सवाल को नजरअंदाज करता है और एक हीलिंग पोशन अपने मुंह में डाल लेता है। वो बेरुखी से डोंग्युन से कहता है कि उसकी जिंदगी से उसका कोई लेना देना नहीं है। डोंग्युन का शैतानी शुक्रिया उसे पूरी तरह से हैरान कर देता है। वो इस मौके के लिए शुक्रगुजार है कि आखिरकार वो एक सच में टैलेंटेड इंसान को कुचल सकता है। वो फिर से झपटता है, जारियोंग को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से। जारियोंग बच निकलता है। साए के रेशे उस हवा को चीर देते हैं जहां वो अभी अभी खड़ा था। पोषण अपना असर दिखाना शुरू करता है और उसका जिस्म बिना लड़खड़ाए हरकत करता है। डोंग्युन की पागलों जैसी हंसी गूंजती है जब वो जारियोंग की और ताकत देखने की मांग करता है। इस तूफान का सामना करते हुए जारियोंग जानता है कि यह पावर अप हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। अगर यह ईंधन के तौर पर खून का इस्तेमाल करता है तो इसकी कोई हद जरूर होगी।
वो एक प्लान बनाता है, अपने दुश्मन को उसकी ताकत का ज्यादा इस्तेमाल करने का लालच देना और फिर अपनी आर्मर पियर्सिंग नीडल तकनीक से हमला करना। लेकिन डोंगयुन एक कदम आगे है और वो ताना मारते हुए कहता है कि उसे प्लान पहले से ही पता है। जाल बिछाया जा चुका है और जारियोंग ही है जो उसके अंदर फंसा है। आखिरी बार के लिए डोंगयुन का साया जबरदस्त ताकत से फूल जाता है। अचानक रोशनी का एक धमाकेदार फिर उसकी बगल में आकर लड़ता है। जारियों की आंखें फैल जाती है, उसकी नजर हमले की तरफ खींच जाती है। सेरोम लड़ाई में वापस आ गई है। उसका धनुष खींचा हुआ और तैयार है। उसके होठों पर एक छोटी खूनी मुस्कान तैर जाती है। वो कभी बात नहीं सुनती। धमाका डोंगयुन को हिलाकर रख देता है। उसका साये का रूप बुरी तरह से टिमटिमाने लगता है। जारियोंग अपने इकलौते मौके को पकड़ लेता है और उसकी अपनी ताकत जिंदा हो उठती है और पहली बार खुद को जीनियस कहने वाला शख्स असली ताकत का मजा चखता है। सेरोम अपने हारे हुए दुश्मन को नीचे देखती है और हिम्मत करके पूछती है कि क्या वह मर गया। जारियोंग हंसता है। एक हाई लेवल एडवेंचरर मामूली मारपीट से नहीं मरता। वैसे भी डोंगयुन बदला लेने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके करियर को बहुत बड़ा झटका लगेगा। लेकिन उनके बीच का हिसाब अभी खत्म नहीं हुआ है। जारियोंग उसे एक एहसान याद दिलाता है। उसने अब तक 2 बार उसकी जान बचाई है। पहली बार टाइटन एप्स से और फिर इसी डंजन में उसकी अपनी बेवकूफी से। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह बहस करती है कि हिसाब बराबर होना चाहिए। वह बस एक शुक्रिया सुनना चाहती है, लेकिन वह उसके गुस्से पर सिर्फ मुस्कुरा देता है। उस तबाह हो चुके मॉल में और अंदर जाकर उन्हें वह चीज मिल जाती है जिसकी उन्हें तलाश थी। डंजन के बीचों बीच सुनहरी रोशनी वाली एक अजीब गुफा खुल गई है। जारियों के सीने पर लगा गहरा जख्म इस बात की याद दिलाता है कि यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या कीमत चुकाई है। जैसे ही वह नीचे उतरते हैं, एक बेहद मीठी महक हवा में फैल जाती है। वह तेज खुशबू उन्हें गुफा में और अंदर खींचती चली जाती है। खून का एक निशान उन्हें एक भयानक मंजर तक ले जाता है। एक और एडवेंचरर मरा पड़ा है और उसके हाथों में अब भी वह चीज है जिसे बचाते बचाते उसकी जान चली गई। जारियोंग उस मारे गए लड़ाके की लाश के पास जाता है। वह उस आदमी के लिए चुप रहकर इज्जत जाहिर करता है जो उस काम में नाकाम हो गया जिसे अब वह पूरा करने वाला है। वह सेरोम की तरफ मुड़ता है और बताता है कि यही कड़वी हकीकत वह खास चीज है जो उसने उसे दिखाने का वादा किया था। अब अपना इनाम हासिल करने का वक्त आ गया है। उसका हाथ केस को खोलने के लिए आगे बढ़ता है। एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकलती है जिसके साथ एक नशीली खुशबू भी फैलती है। अंदर एक चमकती हुई लालटेन में वह मशहूर रॉयल जेली रखी है। खुली हुई लालटेन से सब कुछ साफ हो जाता है। इसकी खुशबू डंजन के हर मॉन्स्टर के लिए एक दावत है। उन्हें फौरन यहां से निकलना होगा, इससे पहले कि इसकी खुशबू किसी ऐसी चीज को खींच लाए जिसका वह सामना नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही वह पहली मंजिल पर पहुंचते हैं, वह चौंक कर रुक जाते हैं। वह जगह जहां उन्होंने यांग डोगयुन को छोड़ा था, खाली है। उस तबाह मॉल के दूसरी तरफ से एक गुस्से भरी चीख गूंजती है। डोगयुन कसम खाता है कि वह उनके चेहरे याद रखेगा। वह खूनी बदला लेने की कस्में खाते हुए अंधेरे में भाग जाता है। जारियों पर कोई असर नहीं होता और वह उसे अपने तरीके से पछताने पर मजबूर करने का वादा करता है। लेकिन गुस्से में अंधा होकर डोगयुन सीधे अपनी मौत के मुंह में दौड़ पड़ता है। बदला लेने की उसकी चाह उसे कहीं ज्यादा बुरे अंजाम तक ले जाती है। मॉन्स्टर के जबड़े उसकी धमकियों को हमेशा के लिए खामोश कर देते हैं। कुछ दूरी से जारियों और सेरों को उसकी आखिरी दबी हुई चीख सुनाई देती है। आखिरकार बाहर आकर वह तबाह हो चुके शहर पर डूबते सूरज को देखते हैं। उसके इम्तिहान में अभी कई घंटे बाकी हैं। उनकी उथल पुथल भरी पार्टनरशिप अब बाकायदा खत्म हो गई है। जारियोंग एक प्रोफेशनल की तरह अलग होने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। सारी मुश्किलों के बावजूद उन दोनों के मिशन पूरे हो चुके हैं। उनका हाथ मिलाना एक वक्त और हिंसक समझौते पर मुहर लगा देता है। वह उसे नियम याद दिलाता है, इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना और अपनी भलाई के लिए उससे दूर रहना। लेकिन वह झिझकती है, कोई बात अब भी अनकही है। उसके अगले शब्द उसे पूरी तरह से चौंका देते हैं, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? वापस सबवे स्टेशन में ब्रोकर उसके लौटने का इंतजार कर रहा है। ब्रोकर के सलाम के जवाब में जारियों बस इतना ही कहता है, कुछ मत पूछो। वह केस उसके सामने रख देता है जिसके अंदर की चीज खुद ही सब कुछ बयान कर रही है। ब्रोकर उस इनाम को जांचता है जिसकी कीमत इतनी है कि पूरी पूरी इमारतें खरीदी जा सकती हैं। कपड़े बदलने के बाद भी जारियों चुप है। साफ है कि मिशन का बोझ अब भी उसके ज़हन पर है। ब्रोकर यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, खामोशी को तोड़ता है। वह मान लेता है कि यह उस एडवेंचरर के बारे में है जिससे जारियों लड़ा था। जारियों साफ करता है, डोगयुन उसके हाथों नहीं मरा, इसलिए पछताने की कोई बात नहीं है। लेकिन जब ब्रोकर और जोर देता है तो जारियों बात बदल देता है। वह खजाने के साथ मिली 2 छोटी थैलियां रखने के लिए कहता है। ब्रोकर मान जाता है, यह स्मगलर का नियम है। टारगेट क्लाइंट का होता है और बाकी सब कुछ एजेंट का।
वह यूं ही सोचता है कि आखिर कौन बच्चा होगा जिसे ऐसी चीज दी जाएगी, और तभी वह रॉयल जेली का सबसे बड़ा राज बताता है। यह सिर्फ मरे हुओं को जिंदा ही नहीं करती, यह इंसान की कुदरती हदों को तोड़कर उसकी असली ताकत को खोल देती है। लेकिन इसमें एक पेंच है, यह करिश्मा सिर्फ उन पर काम करता है जो अभी बालिग नहीं हुए हैं। ऐसा खजाना सिर्फ किसी बहुत होनहार स्टूडेंट के लिए ही हो सकता है, कोई जो वॉरियर हाई से हो। जब जारियोंग जाने लगता है तो ब्रोकर उसे अपने पिता को सलाम कहने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद ब्रोकर उस आदमी की गिरती सेहत के बारे में सोचता है, एक ऐसा बोझ जिसे जारियोंग अकेले उठा रहा है। जारियोंग वीरान शहर से गुजरता है, अपनी ही सोच में डूबा हुआ। वॉरियर हाई, अब इस नाम में एक नया गहरा मतलब है। उसे सेरोम के आखिरी शब्द याद आते हैं, उससे दोबारा मिलने की उसकी अजीब सी गुजारिश। उसने इसे एक मजाक समझकर टाल दिया था, लेकिन उसकी बातों की सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसने उसे आने वाले सर्दियों के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताया था। उसका मानना था कि उसकी जैसी जबरदस्त ताकत वाले आदमी के पास एक असली मौका है। उसका हाथ आगे बढ़ा था, उसे एक नई किस्मत की पेशकश करते हुए। डंजन डाइविंग का एक बुनियादी उसूल है, कोई भी एडवेंचरर अकेले एक्सप्लोर नहीं करता। अनजाने खतरों से बचने के लिए वह पार्टियां बनाते हैं। अलग अलग हुनर वाले एडवेंचरर्स अपनी ताकतों को मिलाते हैं और एक दूसरे की कमजोरियों को ढकते हैं। यह टीम वर्क ही हर कामयाब सफर का सबसे जरूरी हिस्सा है। लेकिन वॉरियर हाई में सेरोम बताती है कि पार्टियां बनाना भी सियासत का खेल है। जारियोंग इस बात को मजाक में उड़ा देता है, लेकिन यह मसला बच्चों की लड़ाई से कहीं ज्यादा गंभीर है। उसकी ग्रेड में दो ताकतवर ग्रुप्स एक दूसरे पर हावी होने की जंग में लगे हुए हैं। इन ग्रुप्स को टॉप 3 के दो सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स लीड करते हैं, जिनमें बदनाम दियाब चोई भी शामिल है। जारियोंग फौरन सारी बात समझ जाता है। सेरोम एक बाहरी लड़की है जो किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। जब वह टीचर्स के बारे में पूछता है तो उसका जवाब होता है साफ साफ नहीं। इस स्कूल में पार्टी ढूंढना सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है। वह जानती है कि जारियोंग क्या सोच रहा है, कि उसमें शायद हुनर की कमी है। वह मान लेती है कि वह कभी भी एक टॉप लेवल की स्टूडेंट नहीं बन पाएगी। एक ऐसी बात जिसे सुनकर जारियोंग खामोशी से गहरी सोच में उसे देखता है। लेकिन जो लोग इन ग्रुप्स का हिस्सा नहीं हैं, उनके भी अपने छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, तो बस यही एक वजह नहीं हो सकती। वह असलियत बताती है कि दोनों ग्रुप्स के लीडर्स में से एक की उससे जाती दुश्मनी है। वह लड़की अपनी नफरत छुपाती है, लेकिन सेरोम जानती है कि वह नफरत अब भी उसके दिल में सुलग रही है। अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उसके दुश्मन उसे सबसे अलग थलग करने की साजिश कर रहे हैं। जारियों का एक रूखा सवाल इस तनाव को तोड़ता है, तुमने उसका बॉयफ्रेंड छीन लिया था क्या? भले ही वह अभी एक सोलो प्लेयर के तौर पर बच रही हो, लेकिन ऊंची रेस में यह मौत को दावत देने जैसा है। अपनी हालत साफ साफ बताने के बाद वह उसके सामने अपनी पेशकश रखती है। वह उसे ऑफिशियली काम पर रखना चाहती है। उसे यकीन है कि जारियोंग का बेमिसाल हुनर ही उसके बचने का आखिरी रास्ता है। अगर जारियोंग उसके साथ हो तो शायद उसके पास लड़ने का एक मौका हो। बाद में जारियोंग उसके उस मायूसी भरे ऑफर के बारे में सोचता है और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसी बीच सेरोम आखिरकार डंजन के वापसी पॉइंट तक पहुंच जाती है। थकी हुई लेकिन राहत की सांस लेते हुए वह अपने आने की खबर देती है। उसके ख्याल फौरन उस रहस्यमयी स्मगलर की तरफ जाते हैं जिसे उसने अभी अभी काम पर रखा है। जैसे ही वह उसे दूर जाते हुए सोचती है, उसके आखिरी अल्फाज उसके दिमाग में गूंजते हैं। एक अनजानी आवाज से उसके ख्यालों का सिलसिला टूट जाता है। वह मुड़कर देखती है तो सामने उसके टीचर जबरदस्त मिली कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर कांग जुंग खड़े हैं। वह बिना वक्त जाया किए उसे बताते हैं कि टेस्ट में एक गड़बड़ हो गई थी। कुछ इलाकों में ऐसे मॉन्स्टर्स सामने आए हैं जिनका वहां होना नामुमकिन है। हालांकि कोई मरा तो नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इतने घबरा गए कि उन्हें बचाना पड़ा। वह बताते हैं कि ये घटनाएं उसी इलाके के पास हुई जहां सेरोम अपना मिशन पूरा कर रही थी। एक ऐसी नजर से जो कुछ भी नहीं छोड़ती, वह पूछते हैं कि क्या उसे किसी परेशानी का सामना करना पड़ा। जारियोंग से किया अपना वादा याद करके सेरोम अपने दांत भींचकर झूठ बोल देती है। अचानक पेड़ों के बीच से एक साया झपटता है और इंस्ट्रक्टर कांग उसे धक्का देकर बचा लेते हैं। उनके ऊपर एक एडल्ट टाइटेनोप मंडरा रहा है, जो उस छोटे वाले से कहीं ज्यादा बड़ा और जानलेवा है जिसका सामना उसने पहले किया था। उसके टीचर अपनी जगह पर डटे रहते हैं और बड़बड़ाते हैं कि इस जानवर का यहाँ होना कुदरती नहीं है। यह ताकतवर मॉन्स्टर डंजन के इस हिस्से के आसपास भी नहीं होना चाहिए। रॉयल जेली की उस तेज खुशबू को याद करके उसका खून सर्द पड़ जाता है जिसे जारियोंग ने खोला था। इंस्ट्रक्टर कांग उसे झंझोड़कर हकीकत में वापस लाते हैं और लड़ाई की तैयारी करते हुए उसे पीछे हटने का हुक्म देते हैं। वह जानवर दहाड़ता है, उसकी आंखें जंगली भूख से चमक रही हैं और वह हमला कर देता है। लोग वॉरियर हाई के टीचर्स को गुजरे जमाने के लोग कहते हैं, लेकिन कांग जुंगवू की मुट्ठी एक लेजेंड की ताकत से जल उठती है। जब उनका घूंसा उस मॉन्स्टर से टकराता है तो उसकी गूंज पूरे जंगल में एक जोरदार धमाके की तरह फैल जाती है। टाइटेनोप का हाथ जलती हुई आग की लपटों में घिर जाता है। आग 2 है। वह एक और जोरदार हमला करते हैं जिससे वह मॉन्स्टर लड़खड़ा जाता है।
टीचर बनने से पहले ये लोग एलीट थे, ऐसे फाइटर्स जिन्होंने रैंकर का सबसे ऊंचा खिताब हासिल किया था। खतरे को खत्म करने के बाद वह हैरान खड़ी सेरोम की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह वहां थे। वह बस उन्हें घूरती रह जाती है। अपने टीचर की ताकत का अंदाजा लगाकर वह कुछ बोल ही नहीं पाती। वह अपने उस हाथ से धीरे से उसका कंधा पकड़ते हैं जो सैकड़ों लड़ाइयों के निशानों से भरा हुआ है। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है जब वह कहते हैं कि उन्हें राहत मिली कि वह महफूज है। उधर प्रैक्टिकल बेस कैंप में दूसरे इंस्ट्रक्टर्स को स्टूडेंट्स की सलामती की ज्यादा फिक्र नहीं है। एक इंस्ट्रक्टर बेपरवाही से कहता है कि जिस भी स्टूडेंट को बचाने की जरूरत पड़ी वह बस एक कमजोर था। उनकी बातचीत तब रुक जाती है जब इंस्ट्रक्टर कांग सेरोम के साथ वापस आते हैं। वह उसे बाकी लोगों के साथ इंतजार करने के लिए कहते हैं जब तक वह डिब्रीफिंग संभालते हैं। वह एक गहरी सांस लेती है। दिन भर की घटनाओं का असर अब जाकर उस पर हो रहा है। देखो, मैंने कहा था ना कि तुम ठीक रहोगी, एक जानी पहचानी ताना मारने वाली आवाज सुनाई देती है। आवाज के सोर्स को पहचानते ही उसका चेहरा उतर जाता है। यह अनिशा है। अपने साथियों से घिरी अनिशा झूठी हमदर्दी दिखाने का नाटक करती है। सेरोम एक कड़वी मुस्कान के साथ जवाब देती है, वह इस नाटक में शामिल नहीं होना चाहती। अनिशा इस रूखे बर्ताव पर दुखी होने का ढोंग करती है, खुद को बेचारी दिखाने की कोशिश में। लेकिन सेरोम के सब्र का बांध टूट जाता है और उसका चेहरा सख्त हो जाता है जब वह अपनी दुश्मन को एक लफ्ज से बुलाती है, बहन। 6 साल पहले एक जवान लड़की एक नई नई मिली ताकत को काबू करने के लिए जूझ रही थी। उसके अंकल और इंस्ट्रक्टर जीक एस्क्रो सेरोम से और ज्यादा की उम्मीद रखते थे। 11 साल की जिन सेरोम ने अपनी बेकाबू जादू की ताकत को उसकी हदों तक आजमाया। हालांकि उन्होंने रुकने को कहा पर उनकी तारीफ में कोई जोश नहीं था और वह बेहद नपीतुली थी। नाकामी की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। लेकिन जिम के दूसरी तरफ किसी और की ताकत जल उठी। वह उसकी कजिन अनिशा थी जिसका जादू पर काबू बेहद आसान था, आग और ताकत का एक शानदार नजारा। अनिशा एक पैदाइशी जीनियस थी जिसके पास ऐसी कुदरती ताकत थी जो खालिस खानदान वालों को भी शर्मिंदा कर दे। जीक ने एक कड़वी सच्चाई बताई, इस रास्ते पर वह हमेशा अपनी कजिन के साये में जिएगी। लेकिन अनिशा जानती थी कि सेरोम के लिए ये तुलना किया जाना उसकी सबसे छोटी परेशानी थी। एक खौफनाक मुस्कान के साथ उसने चेतावनी दी कि एक गलती का मतलब तबाही है। वापस आज में अनिशा अनजान बनने का नाटक करती है। वह जले पर नमक छिड़कते हुए पूछती है कि वॉरियर हाई में कोई भी सेरोम की पार्टी में शामिल क्यों नहीं होना चाहता। एक पल के लिए एक जालिमाना पेशकश उम्मीद की एक हल्की सी किरण जगाती है, लेकिन अनिशा एक आसान सा बहाना बनाकर उस उम्मीद को भी छीन लेती है। बिन कही सच्चाई हवा में तैर रही है, दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। इतने कमजोर इंसान को साथ रखना बस एक मुसीबत होगी। सेरोम अपनी जगह पर डटी रहती है, उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी है। बस एक ही बात मायने रखती है कि उसने टेस्ट पास कर लिया है। अलग होते वक्त अनिशा की नीचे दिखाने वाली सलाह दिल में चुभ जाती है। उसके एडवेंचरर बनने के सपने बेकार हैं, उसकी किस्मत में कंपनी संभालना लिखा है। आखिरी बार देखकर वह सेरोम से बस हार मान लेने को कहती है। उसी रात शहर के दूसरी तरफ जारियोंग एक अस्पताल के गलियारे में तेजी से भागता है। वह धड़धड़ाते हुए अपने वालिद के कमरे में कूदता है और पूछता है कि क्या हुआ है। ड्रैगन के खून का जहर फिर से असर दिखाने लगा है, यह एक रिलैप्स है। डॉक्टर उसके वालिद की हालत को एक बेहद अजीब मेडिकल केस बताते हैं। वह दुनिया का अकेला इंसान है जो ड्रैगन के खून के इन्फेक्शन से जिंदा बचा है। इसका कोई इलाज नहीं है, वह बस इस भयानक दर्द को दबा सकते हैं। लेकिन अब दर्द की दवाओं के साथ ही एक मुश्किल खड़ी हो गई है। इसका जमाना इकलौता तोड़ 4 स्टार मॉन्स्टर स्काई टाइगर का दूध है। जारियों के पास पैसे तो हैं, लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि अब मसला वो नहीं रहा। एडवेंचरर्स के लिए एक नया ताकतवर पोषण बाजार में आ गया है। इसका सबसे खास इंग्रेडिएंट वही स्काई टाइगर का दूध है जिसकी उसके वालिद को जिंदा रहने के लिए जरूरत है। वो दूध जो पहले मिलता तो मुश्किल से था पर नामुमकिन नहीं, अब एक बेशकीमती चीज बन चुका है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां और ऊंचे दर्जे के एडवेंचरर्स सारा का सारा स्टॉक खरीद रहे हैं। जारियोंग गुस्से से फट पड़ता है। वो एक मरते हुए आदमी को बचाने के लिए भी थोड़ा सा दूध नहीं ढूंढ सकते। डॉक्टर इसका बेरहम हिसाब समझाते हैं, दर्द की दवा की एक डोज से फायदेमंद नए पोषण की 10 डोज बन सकती हैं। अगर और मरीज होते तो शायद सरकार दखल देती, लेकिन जब मरीज बस उसके वालिद हैं तो कोई भी कंपनी एक जान के लिए इतना बड़ा मुनाफा नहीं छोड़ेगी। दुनिया भर का बोझ जारियों के कंधों पर आ जाता है। कोई और रास्ता न होने पर वह एक फोन मिलाता है। जिम में अचानक सेरोंग का फोन बजता है। जारियोंग सीधा मुद्दे पर आता है, वह उसकी पेशकश मान लेगा। वह जानती है कि उसकी कोई शर्त जरूर होगी। उसकी शर्त सुनने के बाद उसे यकीन है कि यह काम हो सकता है। उसका तुरंत हाँ कहना जारियोंग को हैरान कर देता है। वह किस्मत का एक कड़वा मजाक बताती है, उसकी कंपनी की डेवलपमेंट टीम ही उस पोषण को बड़े पैमाने पर बना रही है। इस सरासर नाइंसाफी पर वह बस हंस ही सकती है।
उनका सौदा पक्का हो जाता है और सेरोम वॉरियर हाई एग्जाम की तैयारी के लिए अपनी पहली मीटिंग तय करती है। जारयोंग नए जमाने के जिनसोंग ग्रुप रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचता है। वह कॉर्पोरेट ताकत के उस पहाड़ के सामने खड़ा है जिसके पास उसके वालिद का इलाज है। वह लोग वहां बस एक वजह से हैं, उसकी काबिलियत को परखने के लिए। सेरोम समझाती है कि जब दुनिया बदली तो इंसानों को अपनी हदों से परे ताकतें मिल गईं। अवाक होने से पहले एक आम इंसान की काबिलियत का बेसलाइन रैंक था। पुराने जमाने में रैंक पाना एक जीनियस की निशानी थी। रैंक से ऊपर कुछ भी सुपरह्यूमन माना जाता था। एक एडवेंचरर बनने के लिए कम से कम 5 कैटेगरी में रैंक जरूरी है, एक शर्त जिसे सेरोम आसानी से पूरा करती है। लेकिन ऊंचे दर्जे के वॉरियर हाई में दाखिले के लिए 3 स्टैट्स में रैंक चाहिए और जारयोंग की काबिलियत पूरी तरह से एक राज है। इस काबिलियत को बच्चों में मापना आसान है, लेकिन जवानी के बाद यह कहीं ज्यादा पेचीदा हो जाता है। एक हाईटेक सूट में जकड़ा हुआ वह इस पूरे तामझाम को घूरता है। टेस्ट के लिए उसका मुखालिफ एक गियर क्रोन प्रो कॉम्बैट एंड्रॉयड है। वह फैसला करता है कि अब उसे अपनी पूरी ताकत लगा ही देनी चाहिए। अपना हथियार कसकर पकड़ते हुए वो आखिरकार अपनी ताकत की असली हद जानने के लिए तैयार हो जाता है। एक हाईटेक लैब के अंदर जारयोंग अपनी लड़ाई की काबिलियत परखने की तैयारी कर रहा है। उसका दुश्मन एक बहुत बड़ा लड़ाकू गोलेम। कंट्रोल रूम से सेरोम उस टेस्ट को देख रही है जो उसने अपने नए पार्टनर के लिए करवाया है। लीड रिसर्चर जंग योमिन उसके शांत रवैये से मुतासिर है। उसे लगता है कि जारयोंग का यह हौसला एक एडवेंचरर बनने के उसके जुनून से आ रहा है। मजबूरन साथ देते हुए सेरोम एक घबराई हुई हंसी के पीछे अपनी बेचैनी छुपा लेती है। एक बटन दबाते ही इम्तिहान शुरू हो जाता है। गोलेम झटके से आगे बढ़ता है, उसके हमले के प्रोटोकॉल चालू हो चुके हैं। ये टैलेंट टेस्ट सब्जेक्ट्स को उनकी जिस्मानी ताकत की आखिरी हद तक पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन जिनके पास गैरमामूली टैलेंट होता है उनके लिए उस हद तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। सेरोम जानती है कि जारयोंग की लगभग प्रोफेशनल जैसी बॉडी की वजह से यह मुश्किल होगा। रिसर्चर का शक बढ़ने लगता है, उनकी मनगढ़ंत कहानी उसकी परफॉर्मेंस से मेल नहीं खा रही। वो गोलेम के मलबे पर खड़ा है और रिसर्चर यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर वो एंट्रेंस एग्जाम में फेल कैसे हो सकता है। वो बताती है कि तबाह हुआ एंड्रॉयड एक ऐसा मॉडल था जिसका इस्तेमाल प्रोफेशनल एडवेंचरर्स को ट्रेन करने के लिए किया जाता था। वो बस जीता नहीं था, उसने एक पल में ही उसके पैटर्न को पढ़कर पलटवार कर दिया था। सिर्फ उसकी लड़ाई की समझ ही एक आम प्रो एडवेंचरर से कहीं ज्यादा बेहतर है। सेरोम सीधे मुद्दे पर आती है और मेजरमेंट के नतीजों की मांग करती है। नतीजा चौंकाने वाला है। इस टेस्ट से तो उसकी ताकत की परख शुरू भी नहीं हुई है। चिंगारियां निकलते मलबे को घूरते हुए योमिन समझ जाती है कि उसे मुश्किल बढ़ानी होगी। लेकिन वो खबरदार करती है कि लेवल को बस 1 या 2 बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। वो एक बड़ा कदम उठाने का सुझाव देती है, सेफ मोड को बंद करके गोलेम की पूरी ताकत को आजाद कर दिया जाए। सेरोम सुन्न पड़ जाती है। एक नॉन प्रोफेशन पर सेफ्टी प्रोटोकॉल हटाना एक संगीन जुर्म है। योमिन हैरान परेशान है और मानती है कि उसने आज तक ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं देखा। अचानक एक अनजानी आवाज उनकी बहस के बीच गूंजती है। दोनों औरतें इस बिन बुलाए मेहमान के आने से चौंककर उछल पड़ती हैं। रिसर्च डायरेक्टर जिक आकर सेरोम को ठंडे लहजे में उन्हें बिना इजाजत लैब इस्तेमाल करने के लिए डांटता है। सेरोम घबराहट से भरी आवाज में उसे अंकल कहकर बुलाती है। जिक का जवाब रूह कंपा देने वाला है। वो उनके इस काम के लिए उन्हें कैद करने की धमकी देता है। सेरोम आगे बढ़कर जोर देती है कि यह बिना इजाजत का टेस्ट सिर्फ उसका आइडिया था। उसका अंकल उसकी बात फौरन और बेरहमी से खारिज कर देता है। वो अपने नौकर की जिम्मेदारी लेने की उसकी कोशिश पर तंज कसता है। वो उसे याद दिलाता है कि यह जगह उसके बाप की है, उसकी नहीं। उसके शब्द एक तमाचे की तरह पड़ते हैं और वो बेबस और खामोश रह जाती है। रिसर्चर यह सब देखती है और समझ जाती है कि डायरेक्टर के बारे में जो सख्त अफवाहें हैं वे सब सच हैं। जिक जो उसका सगा मामा है, बचपन से ही अपनी भांजी के साथ यही हैरान करने वाली बेरुखी दिखाता आया है। तभी इंटरकॉम पर जारयोंग की आवाज गूंजती है जो इस तनाव भरे माहौल को तोड़ देती है। वो पूछता है कि क्या टेस्ट में कोई दिक्कत है। डायरेक्टर सेरोम की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या यह लड़का भी उसी के लेवल का है। योमिन घबराकर बीच में बोल पड़ती है और उसके एडमिशन में फेल होने वाली मनगढ़ंत कहानी दोहराने लगती है। जिक मॉनिटर पर नजर डालता है जहां लड़ाकू गोलेम पूरी तरह से पुर्जे पुर्जे हो चुका है। ऐसा लगता है कि वो उनकी कहानी मान गया है। फिर वो एक धमाका करता है, यह काम मैं करूंगा। रिसर्चर हतलाते हुए डायरेक्टर से बात साफ करने को कहती है। जिक ऐलान करता है कि अगर गोलेम नाकाफी हैं तो वो खुद नीचे जाकर जारियों की हदों को परखेगा। नीचे एरिना में जारियों की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है, उसके अंदर से एक आवाज खतरे का इशारा देती है। कभी कभार किसी की असली हद जानने के लिए एडवेंचरर की लड़ाई एडवेंचरर से ही करवाई जाती है। जैसे ही एरिना का दरवाजा खुलता है, डायरेक्टर जिक मैदान में कदम रखता है। वह अपने बारे में बताने में जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करता। दुश्मन के अचानक बदल जाने से जारियों का सिर चकरा जाता है। जिक लड़ाई वाले दस्ताने पहनते हुए अपनी नजरों से सामने खड़े लड़के को तौलता है।
जारियोंग अपना स्टाफ कसकर पकड़ लेता है। उसका जिस्म पूरी तरह से चौकन्ना है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी नहीं जानता कि उसका सामना किससे होने वाला है। जिक मुस्कुराता है, यह देखकर कि उसके दिमाग से पहले उसकी रगरग ने खतरे को भांप लिया है। एक याद उभरकर सामने आती है, यांगदोगियों के साथ हुई वह खूंखार लड़ाई। उस लड़ाई के बाद से जारियोंग के सामने इतनी जबरदस्त ताकत वाला कोई दुश्मन नहीं आया था, एक ऐसा दुश्मन जिसे वह जानता है कि वह हरा नहीं सकता। इस नामुमकिन मुकाबले के सामने वह बस एक शब्द में अपना जवाब देता है, आओ। जिक उसे अपनी हिफाजत की फिक्र न करने को कहता है और उसे अपनी पूरी ताकत से हमला करने की इजाजत देता है। जारियोंग एक पल भी नहीं हिचकिचाता और हवा में उछलकर नीचे की तरफ एक जोरदार वार करता है। वो एनर्जी की एक जबरदस्त लहर छोड़ता है जो किसी भी स्टूडेंट के लेवल से कहीं ज्यादा ताकतवर है। पलक झपकते ही वह उन दोनों के बीच की दूरी को खत्म कर देता है। लेकिन उसका दुश्मन सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है, वह है जिक एस्क सेरोम, कोरिया का 7वां सबसे ऊंचे रैंक वाला एडवेंचरर। जिक के बेमिसाल डिफेंस के सामने जारियों को हमला करने का कोई मौका नहीं मिलता, इसलिए वह खुद एक मौका बनाने का फैसला करता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ही बार पर सब कुछ दांव पर लगा देता है। लेकिन वो तजुर्बेकार इंस्ट्रक्टर इस अनाड़ी चाल को फौरन समझ जाता है। जैसे ही जारियोंग वार करता है, जिक उसके स्टाफ को वहीं का वहीं रोक देता है। इस नामुमकिन रफ्तार के आगे जारियोंग पूरी तरह से खुला पड़ जाता है। जिक अपना फैसला सुनाता है, बचकाना और बेहद मामूली। उसकी एक ही किक जारियोंग के पैंतरे को तोड़कर उसे दूर उड़ा देती है। वो जवान फाइटर एरिना की दूर वाली दीवार से जा टकराता है। जिक पूछता है कि क्या उसे सच में लगा था कि ऐसी घटिया तरकीब उस पर काम करेगी। फिर वो उसकी एक बहुत बड़ी गलती की तरफ इशारा करता है, अपना हथियार गिरा देना। शर्मिंदगी से जारियोंग अपने स्टाफ को वापस हाथ में बुला लेता है। इंस्ट्रक्टर का सब्र अब जवाब दे रहा है, वह पहले ही 2 बेवकूफाना गलतियों को नजरअंदाज कर चुका है। वह उसे आखिरी चेतावनी देता है, एक और गलती और उसका एडवेंचरर बनने का सपना खत्म। जारियोंग बड़े शांत तरीके से इंस्ट्रक्टर की खुली दुश्मनी को समझ जाता है और एक बार फिर आगे बढ़ता है। लेकिन इस बार वो जमीन पर जोर से पैर पटककर अपने हमले का तरीका बदल लेता है। इस अचानक बदली हुई चाल से जिक हैरान रह जाता है। जारियोंग एनर्जी ब्लेड्स की बौछार कर देता है और लड़ाई को मिडरेंज पर ले जाता है। अपने हेलमेट के नीचे वह मुस्कुराता है, मानो कह रहा हो कि यह तो बस शुरुआत है। वह बहुत ज्यादा ताकत अपने स्टाफ में जमा करता है और फिर प्योर एनर्जी की एक जबरदस्त बीम छोड़ता है। जिक हल्की सी तारीफ के अंदाज में कहता है, बुरा नहीं है। और फिर ताकत का असली फर्क दिखाते हुए उस हमले को अपने नंगे हाथों से ही उड़ा देता है। कंट्रोल रूम से सैरोम और योमिन प्रोफेशंस के लेवल की यह लड़ाई देख रही हैं। सैरोम को यकीन नहीं होता कि इतना काबिल फाइटर किसी दूसरे स्कूल में दाखिला नहीं ले पाया। लेकिन रिसर्चर योमिन कहती है कि वह परफेक्ट से कोसों दूर है। वह चेतावनी देती है कि जारियों के अंदर एक बहुत ही बड़ी कमजोरी है। सैरोम को कुछ समझ नहीं आता। आखिरकार वह देश के टॉप रैंकर्स में से एक का सामना कर रहा है। उधर एरिना में जिक अब खुद हमलावर हो जाता है और जारियों को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। ऑब्जर्वेशन डेक से योमिन लड़ाई का रुख बदलते हुए देखती हैं। जिक एक जोरदार वार करके जारियों की लय को तोड़ देता है। इस झटके से वह अंदर तक हिल जाता है, लेकिन पीछे फेंके जाने के बावजूद वह एक हताश जवाबी हमले में अपना स्टाफ घुमाता है। जिक तंज कसते हुए कहता है कि कम से कम इस बार उसने अपना हथियार तो नहीं छोड़ा। लेकिन इतनी मामूली बात उसे इसके बाद होने वाले जबरदस्त हमलों से नहीं बचा पाएगी। एक जबरदस्त शॉकवेव जारियों को पूरी ट्रेनिंग फैसिलिटी के पार उड़ाकर फेंक देती है। योमिन जानती है कि चीफ अब भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सैरोम इस बेरहम एक तरफा मार को बस देख सकती है। अपने गिरे हुए दुश्मन के ऊपर खड़े होकर जिक एक साफ बात कहता है, उसकी हार तो तय थी। 2 अलग अलग कमरों से इंस्ट्रक्टर और रिसर्चर दोनों एक ही मसला पहचानते हैं, उसमें बेसिक ट्रेनिंग की कमी है। सैरोम इस बात से इनकार करती है और उसकी जबरदस्त काबिलियत और लड़ाई की समझ की दलील देती है। योमिन समझाती है कि उसकी बुनियादी बातें इतनी कच्ची हैं जैसे उसे कभी किसी ने सिखाया ही ना हो। तभी सैरोम को सच्चाई का एहसास होता है, जारियों ने उसे बताया था कि उसने जो भी सीखा है खुद से सीखा है। जिक उस हारे हुए फाइटर से बेरुखी से कहता है कि उसने उसके जैसे बहुत देखे हैं। वह जारियों पर आलसी होने का इल्जाम लगाता है, काबिल तो है पर मेहनत नहीं करना चाहता। अपना वाइजर टूटने के बाद जारियों आखिरी फैसले का इंतजार करता है। इंस्ट्रक्टर का फैसला सख्त है, हार मान लो, क्योंकि सिर्फ अपनी काबिलियत के भरोसे रहने वाला एक कमजोर शख्स मरने के लिए ही बना है। लड़खड़ाते हुए उठकर जारियों पूछता है कि क्या जिक को आलसी लोगों से कोई जाती दुश्मनी है। यह सुनकर जिक का धीरज टूट जाता है। उसके आखिरी वार का इरादा लड़ाई खत्म करना था, लेकिन जारियों फिर से खड़ा हो जाता है और एक और राउंड मांगता है। वह अपने पैर जमाता है और कसम खाता है कि वह अपने इंस्ट्रक्टर को दिखाएगा।